तो यारो हिंदी के सिलेबस का 5वां टॉपिक है विशेषण एवं विशेष्य। तो विशेषण एवं विशेष्य का बिल्कुल शुरुआत से पूरी थ्योरी पढ़ाते हुए बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव पूरा सब कुछ जितना जरूरी है विशेषण और विशेष्य के लिए आरओ 2023 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए सब कुछ इसमें कराया गया। इवन मेंस में भी ये वाला टॉपिक आएगा ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए। देखिए विशेषण एवं विशेष्य के लिए जो आयोग मानता है, आयोग के जो गवर्नमेंट और ऑथेंटिक सोर्सेज है वहीं से पूरा डेटा लिया गया है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड और अपडेटेड वीडियो है ये, पूरा देखिए इसको बिल्कुल। विशेषण और विशेष्य की ये पहली क्लास है। आइए इसे शुरू करते हैं। पहले हम फाउंडेशन बनाने का काम करेंगे, यानी पहले समझ विकसित करेंगे। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको उसके जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर करने चाहिए। विशेषण और विशेष्य एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि ज़्यादातर अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से शब्द को विशेषण चुना जाए और कौन से शब्द को विशेष्य चुना जाए, जबकि परिभाषा सबको पता होती है। लेकिन परिभाषा को जब धरातल पर उतारने का प्रश्न उठता है तो उसमें लोगों को दिक्कत आती है। ये तो सभी जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है, और यहाँ विशेष्य की भूमिका में या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगा, यही होता है। लेकिन उसके बावजूद आपको दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने आधी अधूरी जानकारी इकट्ठी की है। तो यहाँ उस कमी को पूरा कर दिया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले वही कॉमन घिसी हुई परिभाषा यहाँ बताई जा रही है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता निदर्शित होती है, अर्थात दिखाई देती है, उसे कहा जाता है विशेषण। जैसे अच्छा लड़का। अब यहाँ देखें आप, लड़का जो है वो एक संज्ञा है ना, और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है अच्छा, जो कि एक गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि गुणवाचक विशेषण का जो परिवार है, कुनबा है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। उसमें बहुत तरह की वैरायटी आती है। नीली गाय। गाय आमतौर पर नीली नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कि नीली गाय। तो गाय यहाँ पर संज्ञा हो गई। ये एक पशु का नाम है, और कोई भी नाम जो है वो संज्ञा होता है, आप जानते हैं। और नीली शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जो कि गाय की विशेषता बता रहा है। वैसे ही काला आदमी, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद हाथी, छोटा फूल, भला आदमी, ये सारे जो यहाँ शब्द युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक आपका शब्द विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। विशेष्य कौन होगा? जो संज्ञा होगी, और विशेषण आप देख ही रहे हैं। आगे का मामला यहाँ परिभाषा के रूप में ही है। ये सब शुरुआत में थोड़ा सा बताया जाता है, वही बताया जा रहा है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, ये वाली परिभाषा बहुत सारी किताबों में देखते हैं, और आपको हो सकता है न समझ में आती हो। कुछ लोग समझ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी नहीं समझेंगे। लेकिन संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती हो, उसको कहा जाता है विशेषण। अब ये व्याप्ति मर्यादित होने का क्या मतलब है, और विकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी शब्द का मतलब होता है विकार उत्पन्न करने वाला, यानी खराबी ले आने वाला। अब यहाँ विकार शब्द को हम लोग थोड़ा सा नकारात्मक अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन असल में यहाँ विकार का इस्तेमाल जो हुआ है वो दोनों अर्थों में हुआ है, यानी अच्छाई भी पैदा कर सकता है और बुराई भी पैदा कर सकता है। तो विशेषण असल में विकारी शब्द होता है, ठीक है। ये किसी भी संज्ञा के गुण को तय करता है, या संज्ञा को निर्धारित करता है कि इसे लोग किस नज़रिए से देखेंगे, किस निगाह से देखेंगे। जैसे आप कहें कि भला आदमी, तो लोगों के दिमाग में इमेज बनेगी कि ये आदमी जो है ये भला है, मतलब जिसके बारे में आप बता रहे हैं अच्छा है, तो सभी लोग उसके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। लेकिन जो आदमी के विषय में जानकारी थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ ना, मतलब विकार उत्पन्न हुआ, तो ये विशेषण हो गया। और इसी का दूसरा रूप आप देखिए, दुष्ट आदमी। अब ये दुष्ट शब्द जो है ये भी गुणवाचक विशेषण है ना, और ये भी उसी आदमी की विशेषता बता रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में बहुत खराब छवि बनेगी कि इस आदमी से दूर रहना चाहिए। तो ये दोनों अर्थों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाक्य में और शब्दों के साथ अगर चिपकता है तो विकार उत्पन्न करता है, यानी उनके अर्थ में, उनके स्वभाव में या उनके महत्व में परिवर्तन ले आ देता है। आगे देखते हैं। और हाँ, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। संज्ञा को निर्धारित करने का, संज्ञा की परिधि को बांधने का काम, उसे मर्यादित करने का काम विशेषण करता है। संज्ञा किस दिशा में जाएगी, उसे लोग किस नज़रिए से देखेंगे, उसकी क्या पहचान होगी, वो कितनी मात्रा में होगी, कितनी संख्या में होगी, ये सब काम, उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, इन सब कामों को निर्धारित करने का काम विशेषण करता है। इसीलिए यहाँ पर व्याप्ति मर्यादित करने की बात कही गई। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ विशेष्य की परिभाषा है जो कि आप पहले से ही जानते हैं, मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ टेबल बनी हुई है, वही सामान्य जानकारियों को छांट कर अलग कर दिया गया है। अच्छा लड़का अच्छा विशेषण है, लड़का विशेष्य है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। नीली जो है वो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है ना। और गाय विशेष्य हो गया, लड़कियां यहाँ विशेष्य हो गई, 5 विशेषण हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, छोटा फूल ये गुणवाचक विशेषण है, फूल की विशेषता बताई जा रही है तो ये विशेष्य हो गया आपका। भला आदमी बुरा आदमी है ना, तो भला और बुरा ये दोनों गुणवाचक विशेषण है। आदमी आपका संज्ञा हो गया। सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़ा, काला काला आदमी, गोरा आदमी है ना, ये सब चीज़ें हैं। अब आइए विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है। वैसे आपको बहुत सारी वैरायटी अलग अलग पुस्तकों में दिख जाएगी, लेकिन 4 इसका मुख्य प्रकार होता है जिसको कि देखना है। देखिए, सबसे पहला है इसमें गुणवाचक। ये गुणों का आभास कराता है। अब गुणों में गुण भी आते हैं और दोष यानी अवगुण भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि गुणवाचक विशेषण में सिर्फ तारीफें होती हैं, जितनी बुराई है वो भी इसी में होती है। जैसे अच्छा आदमी, अब अच्छा शब्द गुणवाचक विशेषण है। बुरा आदमी, बुरा या दुष्ट शब्द जो है वो भी गुणवाचक विशेषण है ना। तो यहाँ गुण में दोनों आ जाते हैं, गुण भी और अवगुण भी। तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अभी हम विस्तार से देखेंगे। संख्यावाचक, संख्या का बोध कराता है कि संज्ञा या सर्वनाम कितनी संख्या में है। लड़कियां हैं तो कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। अब यहीं पर लिख दें कई लड़कियां, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 5 है तो निश्चित संख्यावाचक है, वो प्रकार भी हम देखेंगे। परिमाणवाचक, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि आप गिन नहीं सकते। कुछ संज्ञाएं और कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है तो सर्वनाम हो गया। बेसिकली हम लोग संज्ञा को देखते हैं। तो कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। अब तेल को आप गिनेंगे थोड़ी ही, तेल को तो आप परिमाण में ही तौलेंगे ना, या द्रव्यमान है उसका परिमाण ही आपको मालूम होगा, उसे गिना नहीं जा सकता है ना। इसमें देखिए, तो परिमाणवाचक विशेषण में ये दोनों आ जाते हैं। मतलब निश्चित मात्रा अगर किसी पदार्थ की आपको पता है, जैसे 5 लीटर तेल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये निश्चित परिमाणवाचक है। कुछ दूध, कुछ पानी, थोड़ा पानी। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें आपको पता नहीं है पानी कितना है, दूध कितना है, उसकी मात्रा तय नहीं है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उसे तौल कर ही मापा जा सकता है, या उसके लिए मापन के लिए परिमाण की जो विधि है वही काम करती है। यहाँ हम गिन नहीं सकते, तो ये संख्यावाचक किसी कीमत पर नहीं होगा, ये हो जाएगा परिमाणवाचक। और अंत में आता है संकेतवाचक, ये संकेत करने का काम करता है। अब इसकी इशारेबाजी कैसी होती है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़े बेटे को देखेंगे, जो कि है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का सबसे योग्य सपूत है ये, इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और मज़े की बात तो ये है ना कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा विशेषताएं होती हैं कि कभी कभी जब वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम गायब हो जाए, ऐसा भी होता है। किसी वाक्य में ना संज्ञा और सर्वनाम जो है वो गायब रहते हैं, यानी वाक्य का नेतृत्व करने वाला कोई लीडर ही नहीं होता। तो जब लीडर ही खत्म हो जाए तो उस स्थिति में कमान संभालने का जिम्मा इसी के पास आता है, गुणवाचक विशेषण के पास। उस कंडीशन में गुणवाचक विशेषण ही वहां पर कर्ता का काम करता है। तो आइए देखें, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता हो। अब गुण में क्या क्या चीजें हैं, तो गुण के अलावा अवगुण भी, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, ध्यान से देखिएगा, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान और आदि। और आदि में लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इतना भी अगर आपके दिमाग में रहेगा, जितने यहाँ पर चीज़ों को गिनाया गया है, तो भी आप पहचान पाएंगे। और ये तरीका अगर ना काम करे तो ये देख लीजिए कि संकेत नहीं कर रहा है, संख्या नहीं बता रहा है, मात्रा नहीं तौल रहा है, ये सब काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो गुणवाचक विशेषण होगा, है ना। उल्टा आप रिवर्स प्रोसेस भी अपना सकते हैं, पहचानना आसान हो जाता है। फिलहाल यहाँ देखें, गुणवाचक विशेषण के साथ अगर आप सा जोड़ देते हैं तो उसके गुणों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। जो गुण उसके एकदम चमकीले प्रखर दिखाई दे रहे थे, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें सा जोड़ के उसके महत्व को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखें, मोटा सा, मोटा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। मोटा अगर आप कहेंगे यह मोटा आदमी है, ठीक है, यह मोटा आदमी मान लीजिए, तो एक छवि बनेगी कि खूब भारी भरकम मोटा, ज़्यादा वजन वाला आदमी होगा ऐसा। और आप लिखें मोटा सा आदमी, तो थोड़ा सा दिमाग में हल्का विचार आएगा कि थोड़ा बहुत मोटा होगा, ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण की महिमा को गिराने का काम करता है। अब यहाँ गुण दोष क्या क्या हो सकता है, यहाँ गिनाया गया है ना कि क्या क्या चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती हैं, मतलब किस रूप में इसको रखा जाता है। तो वो सारे रूप यहाँ विस्तार से दिए हुए हैं। सबसे पहले तो गुणों में आपके अच्छे गुण आ सकते, यहाँ देखिए कुछ शब्दों का नमूना दिया हुआ है ताकि आप पहचान सकें। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, ये तो चंद शब्द दिए हुए हैं ना, इसमें लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। तो आप इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं।
रटेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी, स्टोर रहेंगे और बाकी भूल जाएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, चाहे हिंदी का हो या जीएस का हो, तो उसमें समझ विकसित करने में ही भलाई है, इसीलिए ध्यान से देखिए। गुण में जितनी अच्छी चीज़ें हैं, जितने अच्छे स्वभावगत गुण हो सकते हैं, जैसे कि अच्छा एक सामान्य शब्द हो गया, सुकोमल या कोमल, भला, सुंदर, सुशील, सदाचारी, ऐसे न जाने कितने ही शब्द बनेंगे। दोष में बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, पापी, दुष्ट, ये सारे शब्द आते हैं और ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। रंग में जितने रंग हैं वो सब आ जाएंगे। काल यानी समय की बात हो रही है तो आधुनिक, मध्यकालीन, ब्रिटिशकालीन, फ्रांसीसी। अब ये फ्रांसीसी कोई काल नहीं है। प्राचीन, नवीन, ये इसमें से बाहर कर दीजिए। प्राचीन, नवीन, ऐसे करके काल यानी समय का बोध कराने वाले ये सारे शब्द हैं, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। देश, भारतीय, ठीक है, भारत की विशेषता। देसी, कहते हैं ना ये देसी चीज़ है, देसी आम है, देसी कुत्ता है, तो कुत्ता की विशेषता देसी शब्द बता रहा है, ठीक है। वैसे ही विदेशी, चीनी, रूसी, चीनी नागरिक, रूसी यात्री, ऐसे लिख सकते हैं आप। फ्रांसीसी लेखक, अब लेखक शब्द जो है वो संज्ञा है और फ्रांसीसी उसके बारे में बता रहा है, उसकी नागरिकता, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही दिशा का जो जितना भी नाम है वो सब भी, अब दिशा के नाम नहीं, दिशा के नाम लिखेंगे तब तो वो संज्ञा हो जाएगा, जैसे पूर्व या पूरब, अब ये क्या है, दिशा का नाम है, तो नाम हुआ तो संज्ञा हो गई। लेकिन यहाँ पर हम दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं कि पूर्वी छोर पर बादल उठ रहे हैं, वर्षा होगी। हालांकि पूरब दिशा से उठने वाले बादल कम बरसते हैं, कोने से जो आता है वो बरसता है, खासतौर पे वायव्य। तो यहाँ मौसम विज्ञान की चर्चा न करते हुए हम ये देखेंगे कि दिशा जो है वो कैसे गुणवाचक विशेषण हो सकती है। एक तो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मूल रूप से यही 4 दिशाएं होती हैं। वैसे तो अपने जो हमारा भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान है उसमें दिशाओं को 10 माना गया है, और जो अंग्रेज या पश्चिमी लोग हैं वो भी ये मानते हैं। जो कॉर्नर होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है, तो वो लोग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे बोलते हैं, और हम लोगों ने बाकायदा उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये दिशाओं का पूछा जाता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द जब आप पढ़ेंगे ना आगे तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। फिलहाल ये जो कोने बनते हैं इनके अपने नाम हैं, आप जानते भी होंगे। ये मान लीजिए आपका उत्तर हो गया, सपोज दैट, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो ये जो कोना है इसको अंग्रेज़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट है, और हम लोग भी फैशन में बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये ईशान है, ठीक है, इस कोण का नाम है ईशान। यहाँ आप देख रहे हैं ये पश्चिम हो गई, और ये मतलब पश्चिम दिशा हो गई, और ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, है ना। अब इनके बीच का है तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट है, इसको कहते हैं वायव्य, और यहाँ पर अगर बादल उठते हैं तो वर्षा अवश्य होती है। इसके बाद यहाँ देखिए दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच की जो दिशा है, मतलब कोण है असल में 45 डिग्री का एंगल, ये 90 का एंगल यहाँ बन रहा है ना, बीच से इसको आधा आधा डिवाइड कर दीजिए। इसमें न जाने कितनी चीज़ें आ रही हैं, ज्योग्राफी और मौसम विज्ञान, इसके साथ यहाँ आप रेखा गणित पढ़ रहे हैं। फिलहाल ये देखिए बीच का जो कोण है इसको नैऋत्य कहा जाता है, इसका नाम होता है नैऋत्य। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में आएगा, इसलिए यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। यहाँ जितनी भी बातों का जिक्र किया जाएगा उनका कुछ न कुछ पर्पस होगा, कुछ भी निरुद्देश्य आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नैऋत्य, और यहाँ देखिए ये आग्नेय कोण है ना, इसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं या ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कोण है ये आग्नेय है, और इसके अलावा ऊपर और नीचे यानी धरती और आकाश, तो कुल मिलाकर हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में दिशाएं 10 होती हैं। 4 तो मूल दिशाएं हो गई, 4 उनके कोने हो गए, 8 हो गया, और एक धरती और एक आकाश यानी 2 और जोड़ दीजिए 10 हो गया। तो ये मामला है। कुल मिलाकर यहाँ दिशाओं की ओर इशारा करने वाला या दिशाओं की विशेषता बताने वाला या दिशा से संबंध रखने वाला अगर कोई विशेषण इस्तेमाल होता है, जैसे पूर्वी, अभी एग्जाम्पल दिया था तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कमरे का दक्षिणी छोर, अब यहाँ छोर की विशेषता कौन बता रहा है, दक्षिणी, तो ये दिशा का आभास करा रहा है, तो ये सब गुणवाचक में आएगा। इसके बाद आकार में जितने प्रकार के आकार हो सकते हैं वो सब आ जाएंगे। सिर्फ इतने ही नहीं, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, बहुत सारे आकार हो सकते हैं, आकारों का कोई अंत नहीं। दशा जितनी भी है, दशा मतलब स्थिति, कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो हम कहेंगे कि निरोग आदमी है, ठीक है। अब निरोग शब्द जो है वो आदमी की विशेषता बता रहा है। दुर्बल व्यक्ति है, दुर्बल मजदूर है, इससे काम नहीं होगा, ऐसे हम बोल देते हैं। तो दुर्बल शब्द जो है वो मजदूर की विशेषता बता रहा है। वाक्य को पढ़कर हमें पता लग जा रहा है कि मजदूर शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और वो काम करने में सक्षम नहीं है ना। तो ये मजदूर के बारे में या किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ता है या किसी चीज़ संज्ञा के साथ जुड़ता है तो उसकी विशेषता बताता है। स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, ये सारे शब्द वैसे ही हैं। और स्थान जितने भी होते हैं, स्थान का मतलब वही ऊंचा नीचा,
बाहरी, भीतरी, यहाँ स्थान से ये तात्पर्य है। तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कुछ यहाँ पे नमूने दिए हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए सिर्फ इतने ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उसका टुकड़ा यहाँ प्रस्तुत किया गया है ताकि आप समझें। अब आइए आगे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण का विस्तार बहुत ज़्यादा है, अगर पढ़ने लगेंगे तो पूरा एक कोर्स उसी पर डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना जाने बेहतर होगा। संख्यात्मक विशेषण, संख्यात्मक नहीं, असल में संख्यावाचक। तो इससे संज्ञा और सर्वनाम की सीधी बात है, संख्या का बोध होता है। कितनी गिनती में कितने हैं, गिनने पर संज्ञाएं जो है वो कितनी आ रही हैं। 12 चिड़िया टहनी पर बैठी हैं, 12 चिड़ियाँ जो है वो टहनी पर बैठी हैं, ऐसे। तो चिड़ियाँ कितनी है, 12 है। अब 12 शब्द जो है वो चिड़ियों की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ ये संख्यावाचक हो जाएगा। इसके मूल रूप से 3 भेद नहीं होते हैं, 2 भेद होते हैं, क्योंकि 2 ही आपको दिख रहे हैं और असल में भी 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर संशोधन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त इस पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक में सीधी परिभाषा है भाई, संख्या आपको निश्चित तौर पर मालूम होती है कि इतनी ही संख्या में है। 12 सेब, ठीक है, अब सेब की विशेषता 12 शब्द बता रहा है, या 6 सेब और कुछ सेब। अब कुछ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चितता की स्थिति है, आपको अता पता है ही नहीं है। या आप कह दें कई सेब, अब कई में कितने आ जाएंगे वो नहीं मालूम है, तो वो अनिश्चित में चला जाएगा। अब इसके भी 4 प्रकार होते हैं, ये तो आपने देखा है एक सिंपल। अब इसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए, गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है और समुदायवाचक होता है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि संख्यावाचक विशेषण में हम उन्हीं विशेषणों को डालेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, चाहे जैसे गिन सकते हैं। आवृत्ति के आधार पर गिन सकें, समुदायों को गिन सकें, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम के तौर पे गिनती कर सकें, गिनती भी तो क्रम में होती है। तो क्रमवाचक का मतलब क्या है, वहाँ हम क्रमों को गिन रहे हैं, और वैसे ही गणनावाचक तो गिनती है ही है, तो इसमें गिनती का मामला होता है बस। गणनावाचक में सीधा सीधा होता है 1 2 3 4, मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं उनके आधार पे हम तय करते हैं कि संज्ञा की या सर्वनाम की मात्रा कितनी है, उनकी संख्या कितनी। क्रमवाचक में जैसे पहली कक्षा में है, ठीक है, पहला प्रयास था, तो यहाँ प्रयास की विशेषता कौन बता रहा है, पहला शब्द बता रहा है। दूसरा प्रयास था, तीसरा प्रयास था। आप कहते हैं ना कि सिविल सेवा परीक्षा में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट यानी प्रयास, तो यहाँ आप लिखेंगे ना तीसरा प्रयास। अब तीसरा शब्द जो है वो आपके प्रयासों की संख्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो प्रयास यहाँ आपका विशेष्य हो जाएगा और तीसरा जो है वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और उसमें भी कौन सा, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आवृत्तिवाचक, जैसे कि दुगुना, 2 की आवृत्ति हो रही है ना, तो इसलिए आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव। तिगुना, चौगुना, ये सब क्या है, ये आवृत्तिवाचक है। ऐसे 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना लिख सकते हैं ना, तो ये सब जो है ये दोहराव का परिचय देते हैं। दुगुने का मतलब क्या होता है, 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तिगुने का मतलब होता है कि आप 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ आवृत्ति तो हो ही रही है, वही चीज़ दर्शाई गई। और अंत में समुदाय में आभास होता है समूह का, ठीक है, तो उसमें 2, 3, 5, 4, 5 भाई आए थे, ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये सब जो है ये गिनने के काबिल होते हैं, और इसीलिए इन्हें निश्चित संख्यावाचक में डाला गया है। इसके बाद जो संख्यावाचक विशेषण का दूसरा सबसे संदेहजनक प्रकार होता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक में मजे की बात यही होती है कि हमें पता नहीं होता है कि संख्या कितनी है, बस ये मालूम होता है कि संख्या है, लेकिन कितनी है एग्जैक्टली वो नहीं मालूम होती। अब इसमें भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि प्रत्येक बोधक है, तो इसको देख लीजिए। प्रत्येक बोधक यहाँ नंबर पहला पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप इसी रूप में देखिए, नंबर को जाने दीजिए। प्रत्येक बोधक में पार्थक्यवाचक का भाव निकल कर आता है। पार्थक्य का मतलब होता है अलग करना या पृथक करना। वजह क्या है, वजह यह है कि ये एक ही जाति की हर वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे कि प्रत्येक एक शब्द ही हो गया, उसके अलावा हर एक, 2 अब इसमें आपको नहीं पता है, अब 2 करके कितने 2 हो जाएंगे वो नहीं जानते आप, है ना। वैसे ही आप हर एक कह रहे हैं, हर एक बच्चा, तो बच्चों को आप गिन सकते हैं, लेकिन संख्या आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है परिमाणवाचक। यहाँ हम गिन नहीं सकते, यहाँ हम या तो नाप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को नाप और तौल का यहाँ बोध होता है। जैसे कि सेर भर दूध, सेर जो है एक वजन को नापने का पुराना मात्रक है। आजकल तो ये पौवा और सेर जो है नहीं चलता है, पहले चलता था। पौवे में आजकल दूध नापा जाता है, ग्वाले नापते हैं, लेकिन वो सब अब प्रचलन से बाहर हो गया। अब सब ग्राम में नापा जाता है, ग्राम और किलोग्राम में चलता है, सब SI सिस्टम में चल रहा है। तो सेर भर दूध है,
ये क्या है? परिमाण है। अब दूध को आप गिन थोड़े ही सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, है ना? नाप नहीं सकते एग्जैक्टली, तौल सकते हैं। थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन, सब घी, थोड़ा घी, ज़्यादा घी, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमाण बोधक हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि नापा जाएगा या फिर तोला जाएगा। इसके भी दो प्रकार होते हैं, जैसे संख्यावाचक का था ना, वैसे ही यहाँ पर भी दो प्रकार वही है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपको मात्रा पता होती है कि 5 सेर दूध लेना है ना, 5 सेर तेल ले आओ। तो अब यहाँ तेल की मात्रा आपको पता है, यह 5 लीटर दूध तौला गया, है ना? तो आपको पता है कि दूध कितना चाहिए, लेकिन अभी आपसे कह दिया जाए कि कुछ दूध खरीद ले आओ, तो अब कुछ में आपको नहीं मालूम है कि कितना, तो आप या तो अपने अंदाजे से ले आएंगे और नहीं तो प्रश्न करेंगे कि कितना ले आना है, सही सही बताओ, है ना? तो दोनों स्थितियां आप देख रहे हैं और उसी को यहाँ एग्जाम्पल के साथ बाकायदा समझाया गया है। जैसे कि निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है 5 किलो 2.5 मीटर ऐसे, और अनिश्चित परिमाणवाचक में वही चीज़ नहीं होती है, मतलब निश्चय नहीं होता है कुछ भी, जरा सा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक अंतर बताया गया है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो हम स्पष्ट अंतर देख रहे हैं और अलग अलग परिभाषाएं देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण है वो आपस में मैच करने लगते हैं, क्योंकि कुछ शब्द इन दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक, जैसे सब, अधिक, कुछ, बहुत, थोड़ा, ये जो है ये नापने में भी इस्तेमाल होते हैं और गिनने में भी इस्तेमाल होते हैं, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में आपको स्वविवेक से निर्णय लेना होगा। आपको ये देखना होगा कि संज्ञा क्या है। जब आपको ये तय करने में आप सक्षम नहीं है कि विशेषण कौन सा है, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित परिमाणवाचक है, इसमें आप कतई कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप ये देखिए फिर कि संज्ञा क्या है। संज्ञा की ओर ध्यान दीजिए। वो चीज़ नापी जा सकती है, तौली जा सकती है या फिर गिनी जा सकती है, उसके साथ हम क्या बर्ताव कर सकते हैं, और आप स्पष्ट तौर पे जान जाएंगे। ठीक है, ये पता लग जाएगा, संज्ञा को देखते ही मालूम हो जाएगा कि आप उसे गिन सकते हैं कि तौल सकते हैं, और जैसे ही ये पता लगे आप अंतर कर लेंगे। तो ये सीधा है, इसमें इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ व्याख्यान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य ट्रिक है। अब यहाँ देखिए वही चीज़ कंपेयर करके बताई गई, जैसे थोड़ी चाय थोड़े फल। यहाँ लिंग और वचन के आधार पर आपको फंसाने का प्रयास किया गया है कि लिंग और वचन ध्यान दीजिएगा, एक वचन में है तो फलाने होगा और बहुवचन में है तो ढिकाने हो जाएगा, लेकिन इतना सारा आप रटेंगे कैसे? तो व्यवहारिक ज्ञान जो है उसको प्रज्वलित करिए, अपनी मेधा शक्ति का इस्तेमाल करिए, यानी अपनी बौद्धिकता का। तो उसमें सीधी बात है, जिन चीज़ों को, जिन संज्ञाओं को आप गिन पाएंगे, लेकिन गिनती आपको पता नहीं है कितना कितना गिनना है, लेकिन गिन सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं पता है, तो आप कहेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। वेरी सिंपल। यहाँ वही चीज़ है, जैसे गायों को आप गिन सकते हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। बहुत गायें हैं, अब कितनी है नहीं पता है, लेकिन हाँ गिन सकते हैं। बहुत गायें फिर से लिख दिया गया। अधिक लोग, लोगों को भी आप गिन सकते हैं, लोगों को तौलेंगे या नापेंगे थोड़े ही, समझ रहे हैं ना? कुछ पुस्तकों को भी गिना जा सकता है, आमों को भी गिना जा सकता है, फलों को भी गिना जा सकता है। हालांकि तौल के भी फल मिलते हैं, लेकिन फलों की गिनती संभव है, और अगर गिनती संभव है तो वो संख्यावाचक में जाएगा। थोड़ी चाय, अब चाय जो है मतलब बनी हुई चाय की बात हो रही है, और चाय की पत्ती भी, उसके एक एक दाने आप नहीं गिनते, तो चाय को आप क्या करेंगे? तौलेंगे। दूध, पानी, धन, ठीक है। धन का मतलब यहाँ पे वो नोट की गड्डी और करेंसी से नहीं है। धन का मतलब चल और अचल संपत्ति दोनों होती है, तो उसको आप गिन नहीं सकते। और सब मिठाई को भी आप गिनते नहीं हैं, हालांकि काउंट करके भी ले आते हैं कभी कभी, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिठाई इत्यादि जो है ना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको परिमाणवाचक में ही रखते हैं, क्योंकि आप कहते हैं 5 किलो लड्डू ले आओ, ये नहीं कहते हैं कि 10 लड्डू ले आओ। वैसे ही अधिक वर्षा, अब वर्षा को भी आप गिन नहीं सकते, है ना? माप सकते हैं, नापा जाता है वर्षा को कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, तो ये क्या है? ये परिमाणवाचक है, लेकिन मात्रा तय नहीं है, तो हम कहेंगे कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसके बाद जो चौथा और अंतिम प्रकार है आपका विशेषण का, वो है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसको कहीं कहीं सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, और संकेतवाचक शब्द इसके साथ जोड़कर पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बताया गया कि जो विशेषण अपनी संज्ञा यानी अपने विशेष्य की ओर संकेत करे, विशेषता नहीं बता रहा है लेकिन उसकी ओर इशारा कर रहा है, तो उसको कहेंगे संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह पुस्तक किसकी है, ठीक है, ये देखिए, यह पुस्तक किसकी है। इस वाक्य को पढ़ने पर आपको क्या लग रहा है?
आप एक किताब की ओर इंगित करके कह रहे हैं, पूछ रहे हैं असल में कि यह किताब किसकी है, यानी आप इशारा कर रहे हैं, उस पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। वैसे ही वह घर हमारा है, गली के नुक्कड़ से आप मुड़े और अपने मित्र को दिखा रहे हैं कि देखो बस वह घर हमारा है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, तो आप एक घर की ओर इशारा कर रहे हैं। घर संज्ञा हो गई और उसकी ओर इशारा करने वाला जो शब्द है वो विशेषण हो गया। वैसे ही वह बालक यहाँ अध्यवासी नहीं होता है, अध्यावसायी होता है, मतलब पढ़ने लिखने वाला है, अभ्यास करने वाला है। यह बालक बुद्धिमान है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सार्वनामिक या निर्देशक होते हैं, संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, और इशारा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसको देखिए, इसे सार्वनामिक क्यों कहा गया है। संज्ञा की ओर इशारा करने के लिए जिन शब्दों का विशेषण यहाँ प्रयोग कर रहा है वो असल में मूल रूप से सर्वनाम है ना। देखिए यह वह, ये सब जो आप देख रहे हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, इन सर्वनामों को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ये संज्ञा की ओर इशारा करें। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, या निर्देशक भी कहा जाता है। अब यहाँ कुछ शब्दों की रचना भी हम देख लेते हैं, संज्ञा से कैसे बनता है, सर्वनाम से कैसे बनता है, क्रिया से कैसे बनता है। हालांकि ये सूची ये नहीं कहा जा सकता कि अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए पृथ्वी जो है वो एक संज्ञा है ना, एक ग्रह का नाम है तो इसलिए संज्ञा है। इससे बनने वाला विशेषण पार्थिव हो जाएगा। दिन से दैनिक, नगर से नागरिक, प्यास से प्यासा, दया से दयालु, पशु से पाश्विक। ठीक है, पशु से, पशु जो है वो क्या है, संज्ञा है, एक जीव का नाम है। और पाश्विक, देव से दैवीय, दैवी नहीं दैवीय, यहाँ यह भी रहेगा। अग्नि से आग्नेय, आकाश से आकाशीय, ग्राम से, ग्राम में भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, मनुष्य से मानुषिक हो सकता है, इच्छा से इच्छुक हो सकता है, कृपा से कृपालु, जंगल से जंगली, शहर से शहरी, सूर्य से सौर, सूर्य से सौर मंडल, है ना। तो यहाँ हमने कुछ विशेषण संज्ञाओं से देखे। अब इसके बाद आप सर्वनाम से देख लीजिए, जैसे कोई है। अब कोई के साथ आपने क्या लगा दिया, सा लगा दिया, तो ये बन गया विशेषण। ऐसे ही कौन के आगे आपने सा लगाया तो ये विशेषण बन गया। मैं से मेरा बन गया, तू से तेरा बन गया, तुम से तुम्हारा बन गया, यह से इसका बन गया, वह से उसका बन गया। ध्यान दीजिएगा, यह से इसका और वह से उसका, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्रिया से, कमाना से कमाऊं, कमाना एक क्रिया है ना, वर्ब है, और उससे जो बनने वाला एडजेक्टिव यानी विशेषण है वो हो गया कमाऊं। लड़ना से लड़ाका, लड़ाकू भी लिख सकते हैं। चलना से चालू, है ना, चालू हालत में है यानी चल रहा है। और देखिए रक्षा करना से रक्षक, समझाना से, माफ कीजिएगा, समझना से समझदार, मिलना से मिलनसार। ये क्रिया से बनने वाले विशेषण हैं। और अच्छी बात यह है कि अव्यय से भी, अव्यय जो शब्द होते हैं ना, इनसे भी विशेषण बनते हैं। जैसे आज एक अव्यय है, आज जो शब्द है ना वो मूल रूप से एक अव्यय है, और इसमें आप का जोड़ दीजिए बन जाएगा विशेषण। वैसे ही इसको अव्ययी विशेषण भी कहा जाता है। ये जो बन रहे हैं ना, इनको एक नया नाम दिया गया है, अव्ययी विशेषण। कुछ किताबों में आपको लिखा मिले तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए, इसके बाद कल है तो कल से कल वाला हो जाएगा, वहाँ से वहाँ वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ वाला हो जाएगा। कहते हैं ना, वहाँ वाला घर मेरा है, तो वाला शब्द आपने जोड़ा, यानी यहाँ पर आपने क्या किया, एक अव्यय को विशेषण में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ एक और नई चीज़ हम देखेंगे, और ये भी काफ़ी काम की है, इससे प्रश्न बनते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। विशेषण के प्रकार तो हमने देखे, लेकिन इसकी स्थितियां देखना बाकी था। तो इसमें एक तो होती है इसकी मूल स्थिति, यानी इसका ओरिजिन, यानी विशेषण जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, वो इसकी मूलावस्था हो जाएगी। अब उसके बाद शुरू होती है तुलना। तो जब तुलना हो रही होती है तो वो अवस्था होती है उत्तरावस्था। यहाँ 2 चीज़ों के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा होता है और श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लगी रहती है। और अंत में जब तुलना हो जाती है तो उसमें से एक श्रेष्ठ साबित हो जाता है, तो आती है उत्तमावस्था। यही है टोटल मामला। यहाँ उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से दिखाया गया है, एक बार देख लीजिए। मूलावस्था को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ तुलना नहीं हो रही है, जैसे है वैसे ही ठीक है। श्रेष्ठ जो है वो एक गुणवाचक विशेषण है। अब हमने लिख दिया कि गोपी श्रेष्ठ बालक है। अब यहाँ गोपी के साथ हम किसी चीज़ की, मतलब किसी और व्यक्ति या बालक की तुलना तो कर नहीं रहे, यहाँ अकेला वही है, तो हमने मान लिया कि गोपी श्रेष्ठ बालक है। ये मूल अवस्था है।
अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम दो प्राणियों की, दो वस्तुओं की तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे कि महेंद्र मोनू से श्रेष्ठतर खिलाड़ी है। अगर आप ट्रिक के माध्यम से पकड़ना चाहें तो उत्तरावस्था में तर का इस्तेमाल होता है और उत्तमावस्था में तम का इस्तेमाल होता है। मूलावस्था में ये दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तरावस्था है इसमें आप देखें महेंद्र मोनू से श्रेष्ठतर खिलाड़ी है। श्रेष्ठ में हमने क्या किया, तर जोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही उत्तमावस्था देखिए, अब यहाँ पर श्रेष्ठता साबित हो जाती है तो हम लिख देंगे कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है। हमने तम लगाया, बात खत्म हो गई। अब उसके आगे पीछे कोई टक्कर में बचा नहीं। या आप तम की जगह पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे, सर्वाधिक, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल हो सकता है जो कि कभी कभी प्रयोग कर देता है आयोग, तो उसमें आपको पकड़ना होता है। अब विशेष्य के क्रम के आधार पे विशेष्य जो है वो वाक्य में कहाँ पर आएगा, आगे आएगा कि पीछे आएगा, किधर आएगा, तो उसके क्रम के आधार पर भी विशेषण को हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक तो आपका विशेष्य विशेषण होता है जिसको कि उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ये भी बड़े काम की चीज़ है। देखिए, जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है, विशेषण जब विशेष्य के पहले आए तो उसको कहेंगे उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष्य विशेषण। इसके दोनों नाम होते हैं, विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है और उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज। रमेश चतुर लड़का है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, चतुर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है, और चतुर शब्द विशेषता किसकी बता रहा है, बताइए। चतुर शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो रमेश की विशेषता नहीं बता रहा है। ध्यान से देखिएगा, चतुर शब्द जो है वो लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का यहाँ संज्ञा है, रमेश भी संज्ञा है, नो डाउट, लेकिन उसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो वो यहाँ पर विशेष्य नहीं बनेगा। आप ये मत समझिएगा कि संज्ञा और विशेष्य एक होते हैं। संज्ञा तो बहुत सारी है, मतलब जिस चीज़ का आप नाम लिखेंगे तो वो संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उनमें से विशेष्य वही संज्ञा कहलाएगी जिसकी की विशेषता बताई जाएगी। जिसकी विशेषता, जिसका गुणगान कोई विशेषण कर रहा होगा, सिर्फ वही संज्ञा विशेष्य बनने के काबिल होगी। तो इसमें तो संज्ञा दो दो हैं, रमेश भी और लड़का भी, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की, है ना। तो इसलिए चतुर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ गुणवाचक नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि वो विशेष्य विशेषण है या उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि वो संज्ञा से या विशेष्य से अपने पहले आया है। ऐसे ही आप देखें, मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है। यहाँ देखें आप, दो संज्ञाएं हैं, विद्यार्थी और मोहन, लेकिन बुद्धिमान शब्द विशेषता किसकी बता रहा है, विद्यार्थी की बता रहा है। विधेय विशेषण में क्या होता है, ये जो विशेषण होते हैं ये विशेष्य के पहले नहीं आते, विशेष्य के बाद आते हैं, और ज़्यादातर जो इनकी स्थितियां हम देखते हैं ये विशेष्य और क्रिया के बीच में होते हैं। जैसे नंदिनी की गाय सफ़ेद है। अब ये जो सफ़ेद शब्द है ये गाय की विशेषता बता रहा है, यानी गाय यहाँ पर विशेष्य है, और विशेष्य के बाद ये विशेषण आ रहा है जो है वो सहायक क्रिया है, जानते हैं ना। तो बीच में आ रहा है ना क्रिया और विशेष्य के, या कुल मिलाकर विशेष्य के बाद आ रहा है, सिर्फ इतना भी समझ ले तो काम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा विधेय। ऐसे ही रमेश का लड़का गुणवान है। गुणवान शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है और वो लड़के के बाद यानी विशेष्य के बाद आया है, तो ये भी आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। इसके बाद एक और मैटर होता है जो कि है प्रविशेषण। प्रविशेषण निहायत ही खुराफाती प्रवृत्ति के विशेषण होते हैं। ये विशेषणों की विशेषता बताने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। मतलब विशेषण तो खुद ही विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की। प्रविशेषण क्या करेंगे, ये विशेषण की विशेषता बताएंगे। जैसे यहां देखिए, कहा जाए कि रहीम बहुत तेज विद्यार्थी है। हमने तेज विद्यार्थी नहीं लिखा, हमने लिखा बहुत तेज। आमतौर पे वाक्य पर दबाव डालने के लिए, वाक्य में बल डालने के लिए ऐसा किया जाता है। तो रहीम बहुत तेज, अब यहाँ बहुत और तेज दोनों ही अगर कायदे से अलग अलग इन्हें देखा जाए तो ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द जो है वो तेज की महिमा को बढ़ाने का काम कर रहा है, तेज की विशेषता को बता रहा है ना। तो बहुत यहाँ प्रविशेषण हो जाएगा, तेज आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, विद्यार्थी आपका विशेष्य हो जाएगा, काम हो गया। वैसे ही आप देखें, यहाँ ये भी कहा गया कि प्रविशेषण मूल रूप से विशेषण ही होते हैं और ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। और कामता प्रसाद गुरुजी जो हैं, गुरुदेव, उन्होंने कहा कि अंतर विशेषण ही होते हैं, छिपे हुए अंदर रहते हैं। तो यही मामला है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, विशेषण में विकार। अभी तक हमने देखा कि संज्ञा में विकार उत्पन्न करने वाले जो थे वो विशेषण थे। अब विशेषण में कैसा विकार उत्पन्न हो सकता है, तो विशेषण शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर अगर हम कोई फेरबदल करते हैं, यहाँ देखिए, जो लिंग, वचन तथा कारक विशेष्य का होता है उसी के आधार पर वही लिंग, वचन और कारक विशेषण का भी हो जाएगा। मतलब विशेष्य के हिसाब से विशेषण को चलना पड़ता है।
अब इससे संबंधी एतद संबंधी यानी इन बातों से संबंधित कुछ बातें द्रष्टव्य हैं, अर्थात देखने योग्य हैं, द्रष्टव्य हैं। इसकी वर्तनी देखिएगा, ये सही वर्तनी है, द्र होता है, द्रि नहीं होता। चलिए पहला देखें, आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ इकारांत हो जाता है, मतलब उसमें आ का उच्चारण नहीं होता है बल्कि छोटी ई का उच्चारण होता है। जैसे अच्छा लड़की नहीं लिखेंगे, अच्छा शब्द गुणवाचक विशेषण भले ही है, लेकिन वो विशेषता किसकी बता रहा है ये तो देखिए, स्त्रीलिंग है ना लड़की, तो यहाँ उसी के साथ ये आकारांत से क्या हो गया, इकारांत हो गया, और तब जाकर ये सही होगा, नहीं तो ये वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। वैसे ही आकारांत विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं, मतलब ए का उच्चारण होता है। ये आकारांत, इकारांत और एकारांत का मतलब समझ रहे हैं, अंत में आप किस स्वर का उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर ये कहा जाता है। जैसे अंत में ई का उच्चारण हो रहा है, ठीक, जैसे अच्छी लड़की, अच्छी, अच्छी में क्या हुआ, ई का उच्चारण अंत में हो रहा है तो ये इकारांत है। अच्छा आम, मीठा आम, अब यहाँ आ का उच्चारण अंत में हो रहा है, मीठा आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो ये क्या है, आकारांत हो गया। और ए का उच्चारण जैसे कि मीठे आम, मीठे, ए का उच्चारण अंत में हो रहा है, तो ये अंतिम उच्चारण के आधार पे आकारांत इकारांत कहा जाता है, उसको आप समझें। तो यहाँ पर मीठा आम, मीठे आम, ये एक वचन और बहुवचन का मामला है, मतलब मीठा आम लिखेंगे तो एक आम की बात होगी, और उसमें अगर एकारांत उसको बना देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, बन गया ना। और विभक्ति चिन्ह विशेष्य के साथ लगते हैं, विशेषण के साथ नहीं। ये कभी भी भूल कर भी आप विभक्ति चिन्ह को ना विशेषण के साथ मत लगाइएगा। जैसे परिश्रमी छात्रों को पुरस्कार मिलेगा, अब यहाँ जो परिश्रमी शब्द है वो छात्रों की विशेषता बता रहा है। आप ये नहीं लिखेंगे कि परिश्रमी को छात्रों पुरस्कार मिलेगा, वाक्य सही नहीं रहेगा, पढ़ने में खुद ही मालूम हो जाएगा। तो विशेषण के साथ कोई भी को जो है वो विभक्ति चिन्ह है, तो इसको नहीं लगाएंगे। संस्कृत के जो विशेषण होते हैं उसमें लिंग के हिसाब से परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों स्थिति हो सकती है, ठीक है। जो मूल रूप से संस्कृत के विशेषण है, पीछे तो हमने देखा कि लिंग के हिसाब से बदलाव होता है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ उस बात पर लागू होती है, मतलब उन विशेषणों पर लागू होती है जो हिंदी के हैं। संस्कृत वाले बड़े टेढ़े प्रकार के होते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है ना जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं चाहती है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं चाहती है, बहुत ज़्यादा क्या, बदलाव करने की कोशिश की गई तो उससे तमाम भाषाएं निकल आई, लेकिन संस्कृत नहीं बदली। संस्कृत जस की तस है, इसका व्याकरण दुरूह है और क्लिष्ट है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, अच्छी तो है ही है। तो कुल मिलाकर जैसे देखें प्रिय पुत्र है ना, अब यहाँ देखिए पुत्र जो है वो पुल्लिंग है, तो हमने प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हम कहते हैं प्रिय पुत्री, हम ये थोड़े कहते हैं कि प्रिया पुत्री, या तो प्रिया ही लिखते हैं, फिर तो प्रिया का मतलब फिर दूसरा निकल आएगा, प्रेयसी हो जाएगा, है ना। तो हम ये तो कभी नहीं लिखते कि प्रिया पुत्री, आ का यहाँ या ये भी नहीं लिखते कि प्रिय पुत्री, इकारांत का उच्चारण थोड़े ही करते हैं, हम मूल शब्द जो है उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिय जो है वो एक संस्कृत का विशेषण है, गुणवाचक तो है ही है, लेकिन ये संस्कृत का मूल रूप से शब्द है, तत्सम है, तो इसको हम यथावत इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे विदुषी महिला, रूपवती बालिका, इस तरह के हैं। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए भाववाचक संज्ञा और विशेषणों का आपस में कांटे का मुकाबला दिखाया गया है। देखें बुद्धिमत्ता, ये भाववाचक संज्ञा है, मन का भाव है और कुछ नहीं, इससे बनने वाला विशेषण है बुद्धिमान। मूर्खता से मूर्ख, शिष्टता से शिष्ट, शुक्लिमा से शुक्ल, वीरत्व से वीर, लघुत्व से लघु। अब यहाँ होता यह है ना कि मूल रूप से हम विशेषण से संज्ञा बनाते हैं, उल्टा काम करते हैं। जैसे लघु में आप तो प्रत्यय जोड़ दीजिए, इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है ना, तो ये लघुत्व बन जाएगा। वैसे ही वीरत्व है, शुक्लिमा है, इसमें ईमा प्रत्यय जोड़ा गया है ना, प्रत्यय का इस्तेमाल करके हम यहाँ विशेषण से विशेष या संज्ञा बनाने का काम कर रहे हैं। लाघव और लघु को आप देख रहे हैं, गौरव और गुरु को देख रहे हैं। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि कुछ संज्ञा पद से विशेषण बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं। जैसे निशा से नैश, ठीक है, नैश आपका विशेषण है और निशा जो है वो संज्ञा है। ऐसे ही तालु से तालव्य, ग्राम से ग्राम्य, मुख से मौखिक, ध्यान दीजिएगा, मुख जो है वो संज्ञा है, मौखिक आपका विशेषण है। लोक से लौकिक, आनंद से आनंदमय भी हो सकता है, आनंदित भी हो सकता है, और भी कई शब्द बन सकते हैं। दया से दयालु, फल से फलित, बल से बलिष्ठ, कर्म से कर्मनिष्ठ, कर्मठ भी हो सकता है। मुख से मुखर, मधु से मधुर, ये विशेषण हो गया और ये आपका विशेष या संज्ञा हो गई। और भी हो सकते हैं, जैसे कि रक्त से रक्तिम हो जाएगा, कुल से कुलीन हो जाएगा, रूपा या रूप से रूपहला हो जाएगा, रूपहला चांदी के रंग का। मेधा से मेधावी, मान से मानसल, तंद्रा से तंद्रिल, राष्ट्र से राष्ट्रीय, है ना, पृथु से पृथुल, धन से धनवान,
पृथुल मतलब विशाल होता है। भूख से भूखा, दूध से दुधारू, सोना से सुनहरा, रंग से रंगीला, ये सब आप जानते हैं। गरज से गरजू, इसमें बहुत सारे हैं। मामा से ममेरा, खपरा से खपरैल हो जाएगा, बाजार से बाजारू और गेरू से गेरुआ, देहात से देहाती। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण बनाने के कुछ नियम हैं। हालांकि पर्याप्त नियम आपने पीछे देखे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे पुछिल्ले नियम हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये कि विशेषण बनाने वाले संस्कृत के प्रत्यय जो हैं वो दो वेराइटी के होते हैं। एक इसमें जो इसका प्रकार है कि धातु के आदि स्वर को वृद्धि देने वाले शब्द का जो पहला वर्ण है वो अकार होना चाहिए, यानी उसमें अ का उच्चारण होना चाहिए। तो ऐसे प्रत्ययों के लगाने के बाद वह आकार हो जाएगा, मतलब आकार से उसका जो उच्चारण है वो अ से आ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अगर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है तो उसकी मात्रा बदलकर ए हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा वाला है तो उसकी मात्रा परिवर्तित होकर ए हो जाएगी, और अगर छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा वाला है तो उसके स्थान पर हो जाएगा औ। और अगर री की मात्रा है, अगर री की मात्रा है तो उसको आर्र कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, र के नीचे ऐसे हलंत रहेगा। ठीक। और संस्कृत के कुछ प्रत्यय होते हैं जैसे कि ए है, इक है, अ है, और भी बहुत सारे हैं। तो आइए इसे बतौर एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए, विशेष दिया है, प्रत्यय दिया है और विशेषण दिया है। मतलब अग्नि जो है वो विशेष्य है, यानी एक संज्ञा है ना, ऊर्जा का नाम है असल में। और उसमें हमने क्या किया, एक संस्कृत का प्रत्यय जोड़ दिया जो कि है एय। हमने अग्नि में एय जोड़ा, बना आग्नेय, ये आपका विशेषण हो गया। वैसे ही पुरुष में एय जोड़ेंगे, पौरुषेय हो जाएगा। परिवार एक संज्ञा शब्द है, इसमें हमने इक जोड़ दिया, बन गया पारिवारिक, पारिवारिक नहीं पारिवारिक। धर्म में इक जोड़ा, धार्मिक बन गया। प्रथा में अ जोड़ दिया, पार्थ बन गया। ध्यान दीजिएगा, प्रथा जो है वो विशेष्य है लेकिन पार्थ उसका विशेषण है। इंद्र में अ जोड़ा तो ऐन्द्र बन गया। इसमें ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई बार उपसर्ग प्रत्यय खोजने में भी लोगों को दिक्कत होती है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हिंदी का प्रयोग आप सिर्फ आरओ के प्रीलिम्स में ही थोड़े करेंगे, ये तो हर जगह काम आएगी ना। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद ख वाला देखते हैं भाई। यहाँ देखिए, इसमें कहा गया कि जिनके लगने पर कहीं कहीं धातु के अंत्य स्वर में भी विकार होता है। अंत्य स्वर जो होता है यानी अंतिम, उसमें भी विकार होता है, और सिर्फ उसी में विकार होता है, सिर्फ उसी में परिवर्तन आता है। मतलब ये हुआ कि अंत्य स्वर अगर दीर्घ होता है, गहरा दबा के उसका उच्चारण किया जाता है, तो अब वो कैसा हो जाता है, विकार के बाद वो हल्के उच्चारण में बुलाया जाता है, ह्रस्व हो जाता है। और जो धातुएं व्यंजनांत हैं, यानी उनका अंत, ऐसी धातुएं जिनका कि अंत व्यंजनों से हो रहा है, स्वरों से नहीं हो रहा है बल्कि व्यंजनों से हो रहा है, उनके व्यंजन में संधि के नियम के हिसाब से कहीं कहीं विकार होता है। यहाँ संधि के भी जो बेसिक नियम है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कुछ में विकार नहीं भी होता है, ऐसे भी होते हैं। अब यहाँ कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, जैसे कि अक है, आलू है, इत है, इलक है, ये भी एक है। बड़ी ई, ये भी एक प्रत्यय होता है। ईय होता है, अनीय होता है, ईन होता है, उक होता है, ऊक, यहाँ देख रहे हैं आप, ठ, म, मान, इस तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं, सिर्फ इतने नहीं है, इत्यादि में बहुत लंबी लिस्ट आती है। लेकिन यहाँ हम कुछ शब्दों को बनाकर देखेंगे। जैसे देखिए उपदेश, तो उपदेश में हमने क्या किया, प्रत्यय जोड़ दिया, अक, बन गया उपदेशक। ऐसे ही शिक्षा में हमने अक जोड़ दिया, बन गया शिक्षक। ईर्ष्या में हमने आलू जोड़ दिया, आलू नहीं आलू, ल पे यहाँ छोटे की मात्रा है तो बन गया ईर्ष्यालु। ऐसे ही अंकुर में हमने इत जोड़ दिया, अंकुरित हो गया। तंद्रा में इल जोड़ दिया, तंद्रिल हो गया। अभी पीछे हमने इनके नमूने देखे हैं, कैसे बना है वो बताया जा रहा है। इसके बाद आदर में अनीय जोड़ दिया, आदरणीय हो गया। आदर में अनीय जोड़ दिया, बना क्या, आदरणीय। अनुभव में बड़ी ई लगा दी, यानी प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल कर दी तो बन गया अनुभवी। आसन में ईन जोड़ दिया तो बन गया आसीन। भाव में उक जोड़ दिया, बन गया भावुक। स्वाद में ऊ जोड़ दिया, स्वादु बन गया, कहते हैं ना भोजन स्वादु बना है। कर्ता में क जोड़ दिया, कर्तृक हो गया। ये देखिए कितना आमूल चूल परिवर्तन आ रहा है। यहाँ एक तो संधि के नियम काम करते हैं, दूसरा हमने जो पीछे देखा है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा तो उसका ओ हो जाएगा, अ हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैसे होगा, मतलब वो नियम पीछे हमने देखे हैं, तो वो नियम भी काम करेंगे, प्लस संधि का सिद्धांत। अभिषेक, उसमें आधा क और त जोड़ दिया तो अभिषिक्त हो गया। कर्म में ठ जोड़ दिया, कर्मठ हो गया। आदि में म जोड़ दिया, आदिम हो गया। कुछ तो सीधे हैं लेकिन कुछ का आपको संधि यहाँ पे मालूम होना चाहिए। यहाँ देखें आप, वान और मान एक ही प्रत्यय है और इकारांत संज्ञाओं के साथ लगने वाला वान का मान हो जाता है। कैसे होता है, जैसे बुद्धिमान। अब बुद्धि जो है ये इकारांत संज्ञा है, बुद्धि
ई का उच्चारण हो रहा है, तो इसके साथ जब वान आप जोड़ेंगे, वान और मान असल में एक है, इसको अलग प्रत्यय नहीं मानना चाहिए, ये जान लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अलग प्रत्यय है, मतलब दोनों भिन्न है, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ जब संधि आपस में होती है दोनों की, यानी प्रत्यय की और मूल शब्द की, तो इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है। इकारांत के साथ लगने वाले जितने भी हैं वो मान हो जाते हैं। जैसे शक्ति, शक्ति जो है उसमें इकारांत, अंत में ई का उच्चारण हो रहा है, तो उसके साथ जब आप वान जोड़ेंगे तो वो शक्तिवान आप नहीं लिखेंगे, शक्तिमान लिखेंगे। ठीक है। विशेषण बनाने में उर्दू के आना, आवर, ई, ईन, इंदा, दार, नाक, मंद, बाज, ये सब उर्दू के प्रत्यय हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है और किया जाता है। इसके बाद हिंदी के कुछ प्रत्यय हैं, यहाँ है आ, आलू, आई, आऊ, ऐसे बहुत सारे हैं, देख रहे हैं आप। तो इनका आप विशेषण बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और संस्कृत, हिंदी और उर्दू के प्रत्ययों के आधार पर विशेष्य अर्थात संज्ञा से बने विशेषण बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब वही बताया जा रहा है कि आप तरह तरह के प्रत्यय लगा के, चाहे वो किसी भी भाषा के प्रत्यय हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो या उर्दू का हो, तो उनको लगाकर आप संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया कि उर्दू प्रत्ययों के आधार पर विशेष्य संज्ञा से बने विशेषणों के उदाहरण जो है वो निम्नांकित है। तो उदाहरण ऊपर ही हम देख चुके हैं, तो निम्नांकित देखने की क्या आवश्यकता है, तो इसीलिए नीचे कुछ भी नहीं। ठीक है। और यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन अभी विशेषण विशेष्य में बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इस क्लास को यही समाप्त किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ यहाँ देखी रह गई थी, ये जो यहाँ पर हमने ख़त्म किया था ना, इसमें टेबल का एक हिस्सा रह गया था। बुद्धि के साथ मान जोड़ेंगे, वही चीज़ समझाई गई। देखिए यहाँ वान और मान वाला जो है ना, तो मान जोड़िए चाहे वान जोड़िए, लेकिन बुद्धि में उच्चारण जो अंत में हो रहा है वो छोटी ई का हो रहा है, तो ये इकारांत हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। अंत में अगर यह जोड़ेंगे तो अंत्य हो जाएगा। मधुर में, माफ कीजिएगा, मधु जो है वो संज्ञा है, उसमें अगर आप र जोड़ते हैं तो मधुर हो जाएगा। वैसे ही 500 में ल जोड़ते हैं पांसुल, तेजस में विनी जोड़ते हैं तेजस्विनी हो जाएगा, यहाँ तेजस्वी नहीं होगा। और धन के साथ वान जोड़ेंगे तो धनवान हो जाएगा, रोम के साथ श जोड़ेंगे रोमश हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पूरा किया है, और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही। विशेषण और विशेष्य की अपनी इस दूसरी क्लास में हम कुछ उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले हमने तमाम परिभाषाओं को देखा है, तरीके सीखे हैं। अब उन तरीकों को यहाँ आजमाने का समय है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कुछ विशेष्य और उनसे बनने वाले विशेषण। ये जो विशेष्य है ये संज्ञाएं, संज्ञा से विशेषण कैसे बना है यहाँ कुछ क्रम से दिया हुआ है, देखिए। इसे बस देखते जाइएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा। अंत से बनने वाले जो विशेषण है उसमें अंतिम और अंत्य हो सकता है। अंतर से बनने वाला आंतरिक, अंचल से बनने वाला आंचलिक, अंश से आंशिक, अंग से आंगिक, अंकुर से अंकुरित, अंक से अंकित, अग्नि से आग्नेय, अणु से आणविक, अर्थ से आर्थिक, अभिषेक से अभिषिक्त, अव्यय से, यहाँ देखें आप अवयव है, अवयव से आवयविक, ऐसे लिखा जाएगा। और ये विशेषण है और ये आपकी संज्ञा अर्थात विशेष्य है। अवश्य से आवश्यक, अनुष्ठान से आनुष्ठानिक या अनुष्ठित भी हो सकता है। अनुभव से अनुभवी, अनुक्रम से अनुक्रमिक, अनुपात से आनुपातिक, ठीक है, अनुराग से अनुरक्त, अन्याय से अन्यायी, अक्ल से अक्लमंद, अपेक्षा से अपेक्षित, अधिकार से अधिकारी, अभ्यास से अभ्यस्त, अलंकार से अलंकारिक भी हो सकता है और अलंकृत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अध्यात्म से आध्यात्मिक बनेगा, ये विशेषण है आपका। अनादर से अनादृत हो जाएगा, उपकार से उपकृत हो जाएगा। अकर्म से अकर्मण्य, ये विशेषण है, आलसी जो कि कर्म न करे। अज्ञान से अज्ञानी, अजय से अजित, ठीक है, अजित होता है, ध्यान दीजिएगा। अतिरंजन से अतिरंजित, अध्यापन से अध्यापित, ये विशेषण है और अध्यापन आपकी संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। अनुमोदन से अनुमोदित, अनुशंसा से अनुशंसित, अनुवाद से अनुदित भी हो सकता है और अनुवादित भी हो सकता है, लेकिन अनुवादित असल में कोई शब्द नहीं है, अनुदित ही शब्द होता है। अनुदित जो है वो मूल शब्द होता है। इसके बाद आप देखें, अनीति से अनैतिक हो जाएगा, अपमान से अपमानित हो जाएगा, यहाँ अपानित नहीं बल्कि अपमानित होगा। अपराध से अपराधी, ठीक है। इसके बाद आदर से आदरणीय भी हो सकता है और आदृत भी हो सकता है, वही बात है। आदर के योग्य और आदृत का मतलब थोड़ा सा यहाँ शब्द का अंतर है, दोनों शब्दार्थ में बहुत बारीक अंतर है। आदरणीय का मतलब होता है जो आदर का पात्र है, और आदृत का मतलब होता है जिसका आदर किया गया हो, ये बस अंतर है। तो जो आदर का पात्र होगा अर्थात जो आदरणीय होगा वही आदृत भी होगा, ये बात है। इसके बाद आप देखें आत्मा, आत्मा एक संज्ञा है और इससे बनने वाला कई सारा विशेषण हो सकता है, जैसे कि आत्मिक हो सकता है, आत्मीय हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आसमान से आसमानी हो जाएगा, इस तरीके से आप देखते चल रहे हैं। और देख लीजिए, आराधना से
यहाँ देखें आप, आराधना से आराध्य हो जाएगा, आसक्ति से आसक्त हो जाएगा, आकाश से आकाशीय हो जाएगा, आक्रमण से आक्रांत हो जाएगा, आभूषण से आभूषित हो जाएगा, आधार से आधारित और आधृत भी हो सकता है, आचरण से आचरित हो जाएगा, आश्रय से आश्रित हो जाएगा, आदि से आदिम और आदि दोनों हो सकता है, आकर्षण से आकृष्ट हो जाएगा, आयु से आयुष्मान हो जाएगा, अनुमान से अनुमानित हो जाएगा। यहाँ ये कहा गया कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होता है, और ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि कुछ स्थानों पर अगर प्रयोग किए जाएं तो ये संज्ञा के तौर पे काम करते हैं और कुछ स्थानों पर ये विशेषण का काम करते हैं। तो जब वाक्य में आते हैं तो वहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि ये शब्द किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा है। अगर किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है तो खुद विशेषण होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे कि इच्छा, तो इच्छा से आपका ऐच्छिक और इष्ट हो जाएगा। इसके बाद ईसा है, ईसा से ईसवी हो जाएगा, है ना। और देखें इतिहास से ऐतिहासिक, इहलोक से अहलौकिक, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु और ईर्ष्य दोनों हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईश्वर से ईश्वरीय हो जाएगा, उपेक्षा से उपेक्षित हो जाएगा, उद्योग से औद्योगिक हो जाएगा, उपनिवेश से औपनिवेशिक हो जाएगा। उच्चारण से 3 तरह के बन गए हैं, देखिए, औच्चारणिक हो जाएगा, उच्चरित हो जाएगा और उच्चारणीय हो जाएगा। उपार्जन से उपार्जित हो जाएगा, उत्साह से उत्साही हो जाएगा, उत्पीड़न से उत्पीड़ित हो जाएगा, उन्नति से उन्नत हो जाएगा, उदय से उदित हो जाएगा, उत्कर्ष से उत्कृष्ट हो जाएगा, उपज से उपजाऊ, उत्तेजना से उत्तेजित, उत्तर से उत्तरी, ठीक है, उपनिषद से औपनिवेशिक, माफ कीजिएगा औपनिषदिक, ठीक है, उपनिवेश से औपनिवेशिक होता है और उपनिषद से औपनिषदिक हो जाएगा। इसके बाद उपकार से उपकारक भी हो सकता है, उपकृत भी हो सकता है, उपयोग से उपयुक्त और उपयोगी दोनों हो सकते हैं, ऋषि से आर्ष होता है, ये देखिए, ठीक है, और ओष्ठ से ओष्ठ्य हो जाएगा, ओष्ठ मतलब ओठ यानी होठ अपने, ऋण से ऋणी हो जाएगा। नीचे है उपदेश, तो उपदेश एक संज्ञा है और इससे बनने वाला उपदेशात्मक या उपदिष्ट हो जाएगा। इसके बाद इनाम से इनामी हो जाएगा, उपासना से उपास्य हो जाएगा, ओज से ओजस्वी हो जाएगा, अंकुर से अंकुरित हो जाएगा और अंतर से आंतरिक हो जाएगा, अंत से अंतिम हो जाएगा, औरत से औरताना हो जाएगा और एकता से एक हो जाएगा। ये आपने देखा। इसके बाद आप यहाँ देखिए, ये क से है, मतलब यहाँ वर्णमाला पर नहीं जाएंगे, हम एक क्रम से लिस्ट देख रहे हैं। तो कृपा से कृपालु हो जाएगा, ये देखिए। क्रोध से क्रुद्ध हो जाएगा, क्रुद्ध एक विशेषण है और क्रोध जो है वो संज्ञा है। काम से कामी, कामुक और काम्य, ये तीनों हो सकते हैं। इसके बाद काल है यहाँ पर, और काल से कालिक हो सकता है और कालीन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कुल से कुलीन हो जाएगा, केंद्र से केंद्रीय और केंद्रित हो सकता है, क्रम से क्रमिक हो जाएगा, कल्पना से कल्पित और काल्पनिक दोनों हो सकता है, कर्म से कर्मी और कर्मठ दोनों हो सकता है, कागज से कागजी हो जाएगा, कुटुंब से कौटुंबिक हो जाएगा, किताब से किताबी हो जाएगा, करुणा से कारुणिक और करुण दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, कांटा, कांटा से कटीला, कंकड़ से कंकड़ीला, कमाई से कमाऊं, कमाई से कमाऊं, कर्म से कर्मठ और कर्मण ये दोनों, कसरत से कसरती, क्लेश से क्लिष्ट, कपट से कपटी, किस्मत से किस्मतवार, कुकर्म से कुकर्मी, कत्था से कत्थई हो जाएगा, कंठ से कंठे हो जाएगा, कलंक से कलंकित, कर्ज से कर्जदार और कर्जखोर दोनों हो सकता है, क्रय से क्रीत हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कथन से कथित हो जाएगा, काया से कायिक हो जाएगा, कुत्सा से कुत्सित हो जाएगा और कुकर्म से कुकर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आप देखें, खपड़ा से खपड़ैल हो जाएगा, खिलाड़ी से खेल से खिलाड़ी हो जाएगा, खेल आपका विशेष्य है और खिलाड़ी विशेषण है। हालांकि खिलाड़ी शब्द भी कहीं कहीं संज्ञा के तौर पर काम करता है, जैसे कि यह एक अच्छा खिलाड़ी है, अब इसमें खिलाड़ी आपका विशेष्य हो गया। और आप देखें यहाँ पर खंड, खंड से खंडित, खजूर से खजूरी, खर्च से खर्चीला, खाना से खाऊं, खान से खनिक, खानदान से खानदानी, खून से खूनी, ख्याति से ख्यात, खतरा से खतरनाक। अब इसके बाद अगला वाला देखिएगा, गलती से गलत, ग्राम से ग्रामीण और ग्राम्य दोनों, गृहस्थ से गारहस्थ हो जाता है, ठीक है, ये आप देखें। ग्रहण से गृहीत और ग्राह्य दोनों हो सकता है, गांव से गंवार, गंवारू, गंवई, ये तीनों शब्द हो सकते हैं, तीनों को आप देख रहे हैं। गर्व से गर्वीला, गर्मी से गर्म, गौरव से गौरवान्वित, गोत्र से गोत्रीय, ग्रास से ग्रस्त, गुण से गुणवान और गुणी दोनों, गुलाब से गुलाबी, गेरुआ, गेरू से बनाए हैं, और गंगा से गांगेय। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, गमन से गत हो जाएगा, गत आपका विशेषण है, गमन आपकी संज्ञा है। या फिर देखिए, घर से घरेलू, घनिष्ठता से घनिष्ठ, घमंड से घमंडी, घृणा से घृणित और घृण्य दोनों हो जाएगा। इसके बाद घाव से घायल, ठीक है, घाव आपका विशेष्य है और उससे घायल, घात से घातक,
घृणा से आप देख ही चुके हैं, और घास से घसियारा बन जाएगा। इसके बाद और देख लीजिए, चर्चा से चर्चित, चिंता से चिंतनीय, चिंत्य और चिंतित तीनों हो सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। और चित्र से चित्रित, चितेरा, चार से चौथा, चक्र से चक्रित और चक्रीय दोनों, चौमास से चौमासा, चाचा से चचेरा, चेष्टा से चेष्टित, चरित्र से चारित्रिक, चक्षु से यहाँ आप जानते हैं चक्षु का मतलब क्या होता है? आँखें, तो उससे हो जाएगा आँखों से संबंधित यानी चाक्षुष। ठीक। छल से छलिया, चंद्र से चांद्र, चंपा से चंपई, चंपई अर्थात चंपा के रंग का, छवि से छबीला। नेक्स्ट, जल से जलीय, जटा से जटिल हो जाएगा, जागरण से जागृत हो जाएगा। जागरण आपका विशेष्य है, विशेष्य यहाँ देखिए, जागरण आपका विशेष्य है और विशेषण हो जाएगा जागृत। इसके बाद जंगल से जंगली, जवाब से जवाबी, जहर से जहरीला, जनपद से जनपदीय, झगड़ा से झगड़ालू। और देखते हैं, तेज से तेजस्वी हो जाएगा, ताप से तप्त हो जाएगा, त्याग से त्याज्य और त्यागी दोनों हो सकता है, तत्व से तात्विक हो जाएगा, तिरस्कार से तिरस्कृत हो जाएगा, तालु से तालव्य हो जाएगा, तालु से तालव्य, फिर से देखिए 2 बार आ गया, मतलब कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तर्क से तार्किक, तंत्र से तांत्रिक, टकसाल से टकसाली। अच्छा, पता है टकसाल क्या होती है? जानते होंगे आप लोग, सिक्कों की ढलाई होती है वहाँ पे, पहले भी होती थी और आज भी होती है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिक्के निकलवाती है, पहले जो राजा महाराजा या बादशाह होते थे वो टकसालें बनवाते थे, तो इन्हें मिंट कहा जाता है अंग्रेजी में। फिलहाल टकसाली इससे बनने वाला विशेषण हो गया। गोलाई से गोल, ठीक है, गोल एक आकार है और आकार है तो गुणवाचक विशेषण है। ठंडा, ये भी गुणवाचक विशेषण है, ठंड से बना हुआ है। डाक से डाकिया, डोरा से डोरिया, तंद्रा से तंद्रिल, तृप्ति से तृप्त, तृप्त आपका विशेषण है और तृप्ति जो है वो असल में संज्ञा है। थकान से थकित और थका दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा आगे, देश से देशी हो जाएगा, देशी ये भी लिखा जा सकता है। और दूध से दौत हो जाएगा, दूध से संबंधित। देव से दैवीय भी हो सकता है, दैविक भी हो सकता है और दिव्य भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। दिन से दैनिक हो जाएगा, संपत्ति से, माफ कीजिएगा, दंपति से दाम्पत्य हो जाएगा। दर्शन से दर्शनीय और दार्शनिक दोनों हो सकता है। दया से 2 है, दयालु दयामय। दर्द से दर्दनाक हो जाएगा, दस्त से दस्तावर। दुनिया से दुनियावी, दंत से दंत्य। धन से धनी और धनवान दोनों। दगा से दगाबाज, धर्म से धार्मिक, दान से दानी, दशरथ से दशरथी, है ना। दाह से दग्ध हो जाएगा, दाह मतलब होता है जलना और दग्ध मतलब जला हुआ, यहाँ आप देख रहे थे। और धूम से धूमिल हो जाएगा, धूम मतलब धुआं होता है और उससे बनने वाला जो विशेषण है वो धूमिल हो जाएगा। नरक से नारकीय, निंदा से निंदनीय और निंद्य दोनों हो सकता है। नीति से नैतिक, नगर से नागरिक, नाटक से नाटकीय, निष्कासन से निष्कासित, नियम से नियमित, निश्चय से निश्चित, निज से निजी। न्याय से 3 बने हैं, न्यायी, न्यायिक और न्यायिक, ये तीनों देखिएगा। नाव से नाविक हो जाएगा, नमक से नमकीन हो जाएगा, निर्माण से निर्मित हो जाएगा, निषेध से निषिद्ध हो जाएगा, निशा से नैश हो जाएगा, नमक से नमकीन हो जाएगा, निष्ठा से नैष्ठिक और निष्ठावान दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियोजन से नियोजित, यहाँ देखिए पहाड़ से पहाड़ी, पशु से पाश्विक, पाशव दोनों। पुस्तक से पुस्तकीय, पुराण से पौराणिक, पृथु से पृथुल, पीछे हमने देखा था ना, और पृथ्वी से पार्थिव, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ देखिए परिवार से पारिवारिक, प्रथम से प्राथमिक, कई सारे हैं। और पर्वत से पर्वतीय, पहाड़ से पहाड़ी हमने देखा था ना, यहाँ पर्वत से पर्वतीय। प्रमाण से प्रामाणिक, पुष्टि से पौष्टिक, पौष्टिक एक विशेषण है। प्रकृति से प्राकृतिक, परिभाषा से पारिभाषिक, परस्पर से पारस्परिक, पिता से पैतृक, प्रांत से प्रांतीय, परलोक से पारलौकिक, पाठ से पाठ्य, प्रसंग से प्रासंगिक, परिचय से परिचित, प्रशंसा से प्रशंसनीय, प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित, पूजा से पूज्य और पूजनीय दोनों हो सकता है। पीड़ा से पीड़ित हो जाएगा। और यहाँ देखिए पत्थर जो है वो एक संज्ञा है, पथरीला इसका विशेषण हो गया। प्रदेश से प्रादेशिक हो गया। पश्चिम से 3 तरह के बने हुए हैं, पाश्चात्य है, पश्चिमी है और पश्चिमी है। इसके बाद पथ से पाथेय हो जाएगा। ये ऐसे बनने वाले विशेषण हैं। मामला वही नहीं खत्म हुआ था, और भी है, जैसे कि पक्ष से पाक्षिक हो जाता है। पक्ष का मतलब यहाँ पर एक हिस्से से है और पाक्षिक का मतलब वही 15 दिन के अंतराल पे। इसके बाद पुरुष से पौरुषेय, प्रार्थना से प्रार्थित और प्रार्थनीय, प्रतीक्षा से प्रतीक्षित, पानी से पेय, पतन से पतित, पराजय से पराजित, पुष्प से पुष्पित, प्रस्ताव से प्रस्तावित और प्रस्तुत दोनों, पल्लव से पल्लवित, पूर्व से पूर्वी और परिवर्तन से परिवर्तित, प्यार से प्यारा, प्यास से प्यासा, प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित, पुरातत्व से पुरातात्विक, पाठक से पाठकीय, प्राची से प्राच्य, संपादक से संपादकीय, वो भी आप बना सकते हैं। प्रातःकाल से प्रातःकालीन,
यहाँ आप देखें ये विशेषण है, ठीक है। और प्रणाम से प्रणम्य हो जाएगा, पाप से पापी, परीक्षा से परीक्षित, गठन से पठन से पठनीय, और पतन से पतित, प्राची से प्राच्य हो जाएगा, प्राची मतलब पूर्व दिशा और प्राच्य मतलब पूर्वी, परिवार से पारिवारिक हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पंक से पंकिल हो जाएगा, पतन से पतित हमने देख ही लिया था, प्रकृति से प्राकृतिक हो गया, प्राण से प्राणद हो गया और प्राणदा भी हो सकता है, पाठ से पाठ्य हो जाएगा, पान से पेय हो जाएगा, प्रेम से प्रेमी हो जाएगा। अब यहाँ आप देखें अगला वाला, फेन से फेनिल हो जाएगा, फल से फलद भी हो सकता है, फलप्रद भी हो सकता है, एक ही बात है। बाजार से बाजारू, बालक से बाल्य, बर्फ से बर्फीला, बल से बलिष्ठ, बुद्ध से बौद्ध, बुद्धि से बौद्धिक, भ्रम से भ्रमित, भूख से भूखा, भूमि से भौम, भय से भयानक, भगवत से भागवत, भोजन से भोज्य, भूत से भौतिक विशेषण बनेगा, भूगोल से भौगोलिक विशेषण बन जाएगा, भूषण से भूषित हो जाएगा, भाव से भावुक हो जाएगा, भारत से भारतीय और वसंत से वासंतिक। और देख लीजिए, मल से मलिन हो जाएगा, मास से मासिक हो जाएगा, माह से माहवारी हो जाएगा, ठीक है। मूल से मौलिक हो जाएगा, मनु से मानव हो जाएगा, माता से मातृक हो जाएगा, ठीक है। मुख से मौखिक मुखर दोनों हो सकता है, मांगलिक और मंगलमय ये मंगल से बनने वाले विशेषण है। मांसल जो है ये मांस से बना हुआ विशेषण है, मांस संज्ञा है, मांसल विशेषण है। माया से देखिए दो बन गए हैं, एक तो माइक है और दूसरा मायावी है। मूर्छा से मूर्छित हो जाएगा। माल ये एक संज्ञा शब्द है, इससे मालदार बन जाएगा, दार प्रत्यय आपने जोड़ दिया। मैल से मैला हो जाएगा, मान से मान्य हो जाएगा, मजहब से मजहबी हो जाएगा, मध्यम से माध्यमिक हो जाएगा। आप देख रहे हैं ज़्यादातर में प्रत्ययों का इस्तेमाल किया गया है। मिथिला से मैथिल हो जाएगा, मामा से ममेरा हो जाएगा, मेधा से मेधावी हो जाएगा, मर्म से मार्मिक हो जाएगा, मृत्यु से मर्त्य हो जाएगा, मथुरा से माथुर हो जाएगा, है ना, और मन से मनस्वी हो जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, योग से योगी और यौगिक दोनों हो सकता है, रंग से रंगीन और रंगीला दोनों हो सकता है। बाकी यज्ञ से याज्ञिक, राजनीति से राजनीतिक, यदु से यादव, रोमांच से रोमांचित, यश से यशस्वी, लखनऊ से लखनवी। यहाँ आप देखें, लाघव से लघु, लाघव से लघु, लाघव यहाँ पर विशेष्य है, लघु जो है वो विशेषण है। कहीं कहीं आप उल्टा भी देखते हैं। रोग से रोगी, रसीद से रसीदी, रस से रसीला, रसिक हम देख ही चुके हैं, राक्षस से राक्षसी, ठीक। लाज से लज्जालु और लज्जित दोनों, लक्षण से लाक्षणिक और लक्ष्य दोनों, लज्जा से लज्जित लज्जालु यहाँ हम देख चुके हैं। उसके बाद रसायन से रासायनिक, लब से लभ्य और लाभ से असल में लभ्य और लब्ध हो जाएगा। रोज से रोजाना, लाठी से लठैत, रुद्र से रौद्र, लेख से लिखित, राज से राजकीय और राजसी, लोक से लौकिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, लोभ से लुब्ध और लोभी दोनों, राह से राही और लोहा से लौह। इसके बाद वेद से वैदिक हो जाएगा, वर्ष से वार्षिक हो जाएगा, विपत्ति से विपत्ति और विपद जो है ये विशेष्य है और इससे बनने वाला विशेषण होगा विपन्न, ठीक है। मूल रूप से ये विपत्ति से बना हुआ है, ठीक है। विपत्ति को ही संस्कृत में कहा जाता है, मतलब विपत्ति जो है वो मिक्स है, बाकी विपद जो है वो मूल शुद्ध संस्कृत का शब्द है। और इसके बाद व्यवसाय से व्यवसायिक, व्यापार से व्यापारिक और वर्णन से वर्णनीय। यहाँ आप देख रहे हैं विचार से वैचारिक हो जाएगा, वंदना से वंदनीय, विस्म से विस्मित, ये देखिए, विनय से विनीत और विनयी दोनों, विजय से विजयी और विजेता, विवेक से विवेकी हो जाएगा, विकार से विकृत और विकारी दोनों हो सकता है, विस्तार से विस्तीर्ण और विस्तृत, विद्या से विद्यावान, विवाह से वैवाहिक, विरह से विरही, विधान से वैधानिक और विहित दोनों, विवाद से विवाद्य और विवादी, व्याख्या से व्याख्येय, वियोग से वियुक्त और वियोगी, वेतन से वैतनिक, विकास से विकसित, विज्ञान से वैज्ञानिक, विभाजन से विभाजित और विभक्त दोनों हो सकता है, व्यक्ति से वैयक्तिक, व्यवहार से व्यवहारिक असल में, वास्तव से वास्तविक, विलास से विलासी, विष्णु से वैष्णव, विमान से वैमानिक, विशेष से विशिष्ट, विषय से विषयी, विषाद से विषण, ठीक है। और इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पर विकल्प से वैकल्पिक, विवाह से वैवाहिक, विश्वास से विश्वसनीय और विश्वस्त दोनों, वाद से वादी, वस्तु से वास्तविक, ठीक। ये हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है, आगे की बातें आगे होंगी, इसमें इतना ही। विशेषण और विशेष शब्दों की ये हमारी अंतिम तीसरी क्लास है। तो आइए इसे देखते हैं, कुछ प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। यहाँ फिर से लिस्ट है, हमने कुछ हद तक देखी थी और कुछ बची हुई है। तो देखिए, लिस्ट का क्रम वही है जैसे कि आप पीछे देखते आ रहे हैं। विशेष्य दिया है, विशेषण दिया है, फिर यहाँ विशेष्य दिया है, उसके विशेषण साथ में दिए हुए हैं। विशेष्य क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, मतलब किसी चीज़ का नाम रहेगा उसी को यहाँ विशेष्य रखा जाता है। लेकिन हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य नहीं हो सकता है। तो फिर विशेष्य वही संज्ञाएं होंगी या वही सर्वनाम होगा जिसकी विशेषता कोई विशेषण बताए, ठीक है।
तो यही इनका ताल्लुक है। जैसे कि संसार, संसार एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण होता है सांसारिक। संताप का होता है संतप्त। ध्यान दीजिएगा, संताप आपका विशेष शब्द है और इससे बनने वाला विशेषण है संतप्त। संयोग का संयुक्त, संख्या का सांख्येय भी हो सकता है और सांख्यिक भी हो सकता है, ये दोनों विशेषण संभव है। संपादक का संपादकीय, समाज का सामाजिक, संबंध का संबद्ध भी हो सकता है और संबंधी भी हो सकता है, दोनों सही है। सम्मान का आप देखें, सम्मानित और सम्मान्य दोनों हो सकता है। स्मृति का आप देख रहे हैं, स्मृत और स्मार्त दोनों हो सकता है। स्मार्त तो आप जानते हैं, स्मृत भी हो जाता है। इसके बाद स्वभाव का स्वाभाविक, स्वप्न का स्वप्निल, सूर्य का सौर होता है। सौर एक विशेषण शब्द है और सूर्य विशेष्य है यानी संज्ञा है। एक तारे का नाम है तो इसलिए संज्ञा है। सिंधु, सिंधु क्या है? नदी का नाम है तो ये संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। और सैंधव उससे बनने वाला विशेषण शब्द है। वैसे ही स्वर्ग से बनने वाले जो विशेषण शब्द हैं वो आप देखें, स्वर्गीय और स्वर्गिक, ये दोनों शब्द हैं। सप्ताह से साप्ताहिक, समय से सामयिक, अधिकतर को तो आप जानते हैं। सुख से सुखी, सुखी एक विशेषण शब्द है। समुद्र से समुद्री, सामुद्र और सामुद्रिक, ये तीनों हो सकते हैं। साहित्य से साहित्यिक है। सभा से सभ्य है। सभा और सभ्य जो है इनका आपस में ऐसे ही ताल्लुक है। सभा एक संज्ञा शब्द है, विशेषण विशेष्य है, माफ कीजिएगा, और विशेषण आपका उससे बनने वाला है सभ्य। सोना एक विशेषण शब्द है, एक धातु का नाम है। और सुनहला और सुनहरा इससे बनने वाले विशेषण हैं। ठीक है। स्वाद और स्वादु, स्वादु जो है वो विशेषण शब्द है। ठीक है। स्वादु जो शब्द है ना, ये गुणवाचक विशेषण है। और स्वाद जो है यहाँ देख रहे हैं आप, ये संज्ञा है, मतलब विशेष्य है। समुदाय और सामुदायिक है। संस्कृति और सांस्कृतिक है। अब इधर वाली लिस्ट को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, संदेह से बन जाएगा संदिग्ध। संदेह आपका विशेष्य है और उससे बनने वाला विशेषण है संदिग्ध। संकल्प से संकल्पित, संकेत से सांकेतिक, संक्षेप से संक्षिप्त, समर से सामरिक, संपत्ति से सांपत्तिक और संपन्न दोनों हो सकता है। स्वदेश से स्वादेशिक और स्वदेशी दोनों। स्मरण से स्मरणीय, स्तुति से स्तुत्य, स्वर्ण से स्वर्णिम, स्थान से स्थानीय और स्थानिक, सिद्धांत से सैद्धांतिक, स्वास्थ्य से स्वस्थ। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ जो शब्द है वो विशेषण है आपका। ठीक है। और स्वास्थ्य उसी से बना हुआ विशेष्य है। कभी कभी क्या होता है ना, विशेषण से विशेष्यों का निर्माण होता है, ऐसा भी संभव है। तो यहाँ वही हुआ है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर सागर और सागरीय है। समास और सामासिक है। सीमा और सीमित है। सुगंध और सुगंधित है। सुगंध जो शब्द है ये विशेष्य है और सुगंधित अगर आप लिखते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। साहस से साहसिक बनता है। संप्रदाय से सांप्रदायिक है। सुर से सुरीला है। स्त्री से स्त्रैण है। और समय से समय कभी पीछे देखा था। सिद्धांत से सैद्धांतिक और समुद्र से समुद्री, और 3 हमने देखे थे समुद्र से बनने वाले ये। अब यहाँ देखें, तालव्य श, श्र और छ से बनने वाले। ठीक। और उसके क्रम में आगे चलेंगे। फिर पदवाचक विशेषण क्या होते हैं उनको भी देखेंगे। फिलहाल इसे देखते हैं। तो शिक्षा एक विशेष शब्द है और इससे बना है शैक्षिक और शिक्षित शब्द। शासन से शासित और शासकीय, शरद से शारदीय, शौक से शौकीन, श्रृंगार से श्रृंगारिक, शरीर से शारीरिक, श्यान से, यहाँ पर श्याम होना चाहिए, श्यान, हालांकि श्यान से श्यानता बन जाएगा तो वो भी एक ठीक यहाँ काम करेगा, मतलब ता प्रत्यय जोड़ के आप विशेषण बनाएंगे। लेकिन यहाँ श्यान नहीं बल्कि श्याम होना चाहिए क्योंकि बना है विशेषण जो श्याम है, श्यामल है वो। ठीक है। श्यामल मतलब काली आभा वाला, सांवला। तो श्याम से बना श्यामल। शक्ति से, शक्ति जो शब्द है ये आपका विशेष्य है ना। और इससे बना है शाक्त। शोषण से शोषित, शास्त्र से शास्त्रीय, शिव से शैव, श्रद्धा से श्रद्धेय और श्रद्धालु दोनों, क्षण से क्षणिक, क्षोभ से क्षुब्ध, क्षमा से क्षम्य, क्षय से क्षीण और क्षयी दोनों हो जाएगा, क्षीण और क्षयी दोनों हो जाएगा, और शंका से शंकित। आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक देखा था। अब यहाँ से देखिए ह वाले कुछ बच गए थे, फिर पदवाचक देखेंगे। हवा, हवा जो है एक विशेष शब्द है ना, और इसका हो जाएगा हवाई। हंसी का हसोड़ और हसोड़ा और हसमुख दोनों हो सकता है। इसके बाद हिंसा, हिंसा से हिंसक, हृदय से हार्दिक, क्षमा से क्षम्य, क्षेत्र से क्षेत्रीय, क्षण से क्षणिक, क्षुधा से क्षुधित, ज्ञान से ज्ञानी। ठीक है। ज्ञान आपका विशेष्य है और विशेषण जो है वो ज्ञानी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, हट से हठी हो जाएगा, हिम से हेम हो जाएगा, क्षार से क्षारीय हो जाएगा, क्षमा से क्षम्य हो जाएगा। अब आइए जरा सा पदवाचक विशेषण होते क्या है असल में। तो हिंदी और संस्कृत में, दोनों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही, दोनों में कुछ ऐसे विशेषण इस्तेमाल होते हैं जो कि विशेष प्रकार के पदों या विशेष्यों के पहले आ सकते हैं। मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे आपने यहाँ देखा है ना, तो एक ही शब्द से रचना हुई है विशेष्य की भी, एक ही प्रकार से, एक ही तरह के शब्द से, एक ही चीज़ से असल में।
एक तत्व से दोनों की रचना हुई है, विशेष्य की भी और विशेषण की भी। लेकिन यहाँ दोनों स्वतंत्र शब्द होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो विशेष्य और विशेषण करके आप तालिकाबद्ध देख रहे हैं, तो इसमें से दोनों ही संज्ञाएं भी हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा भी होता है, मतलब कभी कभार आप देखेंगे ऐसा, इनका आपस में ताल्लुक होता है। जैसे आप कहेंगे सागर, तो सागर कैसा है ये पता ही नहीं चलेगा, तो आप कहेंगे कि प्रशांत महासागर, मान लीजिए सागर की जगह हमने महासागर लिख दिया, प्रशांत महासागर अगाध है। अब ये जो अगाध शब्द है ये प्रशांत की यानी महासागर की विशेषता बता रहा है ना। तो ये अगाध जो शब्द है यहाँ विशेषण का काम करेगा, तो वही होता है पद, यानी दो भिन्न एकदम सर्वथा अलग पदों को एक साथ रखा जाता है, तो उसमें से एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लगता है, बस यही बात है। ठीक, तो अगाध सागर, अगाध मतलब बहुत गहरा, जिसकी गहराई का कोई था नहीं। अप्रत्याशित घटना, कहते हैं यह घटना अप्रत्याशित है, यह अप्रत्याशित घटना घट गई, है ना। तो अप्रत्याशित शब्द यहाँ विशेषण का काम कर रहा है और घटना जो है वो विशेष्य का काम कर रही है। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि दोनों में कोई निर्माण के लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अत्याचार और व्यवहार के आगे आप अमानुषिक शब्द लगा सकते हैं। अमानुषिक क्या है, ये विशेषण है। अमानुषिक अत्याचार, अमानुषिक व्यवहार, बर्ताव भी आप लिख सकते हैं। ओजस्वी भाषण, ओजस्वी आपका विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है, भाषण की। इसी प्रकार से वाणी का भी हो सकता है, ओजस्वी वाणी। उर्वर भूमि, बंजर भूमि, उर्वर और बंजर ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, भूमि की विशेषता बता रहे हैं, तो भूमि आपका विशेष्य हो जाएगा। कुल मिलाकर एक सारांश समझ लीजिए, विशेषण जिस भी शब्द की विशेषता बताएगा, ठीक है, वही विशेष्य होगा। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम उठाकर हम विशेष्य नहीं मान सकते हैं। चलिए, तो उर्वर आपका विशेषण शब्द है और भूमि आपका विशेष्य हो गया। कलुषित है, ये कलुषित नहीं है, कलुषित है। कलुषित मतलब कालिमा से भरा हुआ, यानी बुराई से भरा हुआ। तो कलुषित ये विशेषण हो गया, और कार्य और हृदय के आगे इसको आप लगा देंगे तो ये दोनों की विशेषता बताएगा। जैसे कलुषित कार्य यानी बुरा काम, कलुषित हृदय यानी बुरा हृदय, बुराई से भरा हुआ। चतुर बालक है ना, चतुर शब्द बालक की विशेषता बता रहा है। वैसे ही तरुण हृदय, दुर्गम पर्वत या फिर दुर्गम वन। देवी घटना, ये देवी नहीं है, दैवीय है। दैवी घटना या दैवीय प्रकोप, कहते हैं कि यह दैवीय प्रकोप है, इसका पार पाना असंभव है। तो दैवीय यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ प्रकोप है या उनका कोप है। इसके बाद निर्जला एकादशी, मतलब एकादशी का आप उपवास रख रहे हैं और उसमें क्या है, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो निर्जला एकादशी। नीरस विषय, गणित बड़ा नीरस विषय है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष प्रमाण, कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है, अब इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए, है ना। पुष्ट शरीर, ऐसे ही क्षीण शरीर भी हो सकता है, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते विशेषण का काम करना चाहिए। और आइए देखिए, फलित ज्योतिष, ठीक है। फलित ज्योतिष का मतलब होता है कि कुंडली आपकी बनी, कुंडली इत्यादि के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो कुंडली बनी और उसके बाद उनमें जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे पंडित जी ने क्या किया, एक लंबा चौड़ा फलादेश तैयार किया, यानी जितना आपका जीवन का संपूर्ण वृतांत है, आगे का भूत भविष्य वर्तमान सब, उसमें लिख डाला। तो उसको कहा जाता है फलित, यानी फल उसमें लिखा जाता है, कुंडली का जो फल है उसको दर्ज किया जाता है। तो ये जो फलित शब्द है ये असल में ज्योतिष की विशेषता बता रहा है। तो ज्योतिष यहाँ आपका विशेष्य हो गया और फलित जो है वो विशेषण हो गया। ऐसे ही भीषण युद्ध है, मरणासन्न स्थिति है, मानसिक कष्ट है, मानसिक आपका विशेषण हो गया, कष्ट विशेष्य हो गया। विफल मनोरथ है, सुफल मनोरथ है ना। चौपाई है ना रामचरितमानस में, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, तो वही चीज़। वैसे ही सजल नेत्र, मेघ, मेघ तो सजल हो सकते हैं, नेत्र भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें सजल हो सकती हैं, मतलब जल से युक्त। इसके बाद सफल मनोरथ, अभी पीछे विफल मनोरथ देखा था, यहाँ सफल मनोरथ। मग्न मनोरथ नहीं होता है, मग्न शब्द जो है वो मनोरथ की विशेषता नहीं बताता है, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अच्छा, भगनी और माता स्नेहमयी, ठीक है, मतलब कोई भी स्त्री है उसके आगे आप विशेषण शब्द जोड़ सकते हैं, स्नेहमयी, मतलब वो स्नेह से युक्त है, आपके प्रति ममता से युक्त है। श्रांत पथिक, श्रांत का मतलब जानते हैं, थका हुआ। यहाँ क्लांत शब्द भी हो सकता है, तो श्रांत और क्लांत दोनों का मतलब होता है बुरी तरह से थका हुआ। अब यहाँ देखें अगले वाले, इधर वाले कॉलम में हमने ये वाला देखा ना, इधर इस साइड वाला। अनुपम छवि, अनुपम जो है वो छवि की विशेषता बता रहा है। अनन्य शब्द इतने सारे शब्दों की विशेषता बता सकता है, जैसे अनन्य प्रेम, अनन्य भक्त। हनुमान जी, महावीर हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, है ना, तो उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो अनन्य शब्द भक्त की विशेषता। अनन्य भक्ति ईश्वर में अगर की जाए तो वो सार्थक होती। तो अनन्य शब्द इतने सारे शब्दों की और भी कई सारी संज्ञाओं की विशेषता बता सकता है।
आकुल जो है ये प्राण और हृदय दोनों की विशेषता बता रहा है, तो ये दोनों पद हो गए ना, मतलब आपका आकुल एक पद हो गया और हृदय और प्राण जो लिखे हुए हैं ये भी दो एक एक पद हो गए। तो ये पदवाचक विशेषण होता है, दोनों पदों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता है, बस एक दूसरे की तारीफ या बुराई कर रहा होता है। तो आकुल हृदय हो गया, आकुल प्राण हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं उद्भट, उद्भट योद्धा यानी एकदम बेजोड़, उद्भट का मतलब होता है बेजोड़, उसके आगे कोई ठहरे न, ऐसा उद्भट विद्वान। करुण क्रंदन, गगनचुंबी अट्टालिका, चालू बाजार, चालू लड़का, है ना, दूषित हवा, दूषित वातावरण। सहयोगी बंधु, बंधु जो है वो हमेशा सहयोगी हो आवश्यक नहीं है, इसीलिए सहयोगी विशेषण लगाना पड़ा। नश्वर जगत, नश्वर शरीर। निंदित कार्य, नीलकमल, नील आकाश। प्रचंड मार्तंड, प्रचंड पुरुष। प्रगाढ़ प्रेम और प्रगाढ़ निद्रा। पांच भौतिक शरीर या पंचभूतिक शरीर, है ना। इसके बाद मतलब 5 अलग अलग तत्वों से बना हुआ शरीर। भौतिक शरीर, भौतिक जगत, कहते हैं ना कि फलाने व्यक्ति अपना भौतिक शरीर त्याग कर जा चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद मनोरम छवि और मनोरम दृश्य। भाषण में ओजस्वी आप लगा दीजिए, ओजस्वी जो है वो विशेषण है और भाषण आपका विशेष्य है, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। अच्छा, यहाँ भी वही दिक्कत है, यहाँ विशेषण जो है वो इधर आ गया है। मधुर और स्वादिष्ट ये दोनों विशेषण का काम करेंगे और भोजन आपका विशेष्य है, ठीक है। तो मधुर भोजन और स्वादिष्ट भोजन। वैसे ही विशाल हृदय और सतत प्रयास, कहते हैं सतत प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा, तो सतत आपका विशेषण हो गया, प्रयास विशेष्य हो गया। और भी कुछ है जैसे कि सदय हृदय यानी दया से युक्त हृदय, स्निग्ध हृदय, स्निग्ध दृष्टि, स्वर्णिम सुयोग, स्वर्णिम उषा, स्वर्णिम अक्षर, स्वर्णिम हस्ताक्षर, है ना। तो स्वर्णिम शब्द इतनी सारी संज्ञाओं की विशेषता बता रहा है। शारीरिक श्रम, शारीरिक कष्ट। आइए अब आगे चलें, कुछ और भी है इसमें, जैसे कि शस्य श्यामला। आप वंदे मातरम गीत गाते हैं ना, राष्ट्रीय गीत है आपका, तो उसमें पढ़ते हैं शस्य श्यामला मातरम, यानी हरी भरी भूमि, फसलों से और जितनी प्राकृतिक संसाधन है, वनस्पतियां हैं, उनसे लहलहाती हुई धरती, जो कि अपने भारतवर्ष की है। तो शस्य श्यामला जो शब्द है ये भूमि की विशेषता बता रहा है। वैसे ही हार्दिक शब्द अगर प्रेम के साथ लगे तो हार्दिक प्रेम, बधाई के साथ लगे तो हार्दिक बधाई। क्षुब्ध के साथ, क्षुब्ध जो शब्द है ये हृदय के साथ लग जाएगा तो क्षुब्ध हृदय, मन के साथ लग जाए तो क्षुब्ध मन, है ना, ये आराम से हो जाएगा। और इधर वाला देख लीजिए, शुभ्र, शुभ्र मतलब सफ़ेद, वसन मतलब वस्त्र, तो शुभ्र वसन यानी सफ़ेद कपड़ा। हृदय विदारक समाचार, हृदय विदारक दृश्य, यशस्वी नेता। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ अतिरिक्त दिया हुआ है, मतलब ये समझाया गया है कि भाई गुणवाचक विशेषण में कितनी वैरायटी हो सकती है। हालांकि शुरुआत में, एकदम शुरू में हमने इन चीज़ों को देखा है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें रिपीट कर रही हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में ये ध्यान दीजिएगा कि गुणवाचक विशेषण हमेशा तारीफ नहीं करता है, ये बुराई भी कर सकता है। ये आकार प्रकार और तमाम चीज़ों का आभास आपको दिलाता है, प्लस ये निंदा भी कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है। तो गुण दोष में अच्छा बुरा, सरल कुटिल, ईमानदार सच्चा बेईमान, झूठा दानवीर शिष्ट, दयालु कृपालु, कंजूस शांत, चतुर गुस्सैल नखरैल, ऐसे बहुत सारे हैं। आदि का मतलब है, अभी लिस्ट लंबी है। आकार का भी ये वर्णन करता है, जितने प्रकार के आकार हो सकते हैं, मतलब लंबा चौड़ा, छोटा तिकोना, ऊंचा, माफ़ कीजिएगा गोल बड़ा ठिगना, हाँ ऊंचा भी होगा, ऊंचा जो है आकार को दर्शाता है। नीचा, ऊंचा है तो नीचा होगा ही, अंडाकार, त्रिभुजाकार और जितने भी आकार। इसके बाद रंग में जितने रंग आ सकते हैं सबको गुणवाचक विशेषण में समेटा जा सकता है। स्वाद में जितने तरह के स्वाद हैं, यहाँ आप देख ही रहे हैं, है ना। स्पर्श में, अब स्पर्श करके आप जितनी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, जैसे कहेंगे कि ये कठोर सतह है, तो सतह आपका विशेष्य हो गया और कठोर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो स्पर्श के माध्यम से हम जिन चीज़ों को पता लगाते हैं तो वो भी गुणवाचक में आता है, जैसे कठोर, नरम, खुरदुरा, कोमल, चिकना, गरम, दूध गरम है या गरम दूध ले आओ, तो गरम शब्द दूध की विशेषता बता रहा है, गरम यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से गंध भी, जितने प्रकार की गंध है, अच्छी गंध हो, बुरी गंध हो, सौंधी गंध हो, या गंध ही नहीं है तो भी, है ना, संधहीन नहीं गंधहीन, कहते हैं ना कि यह लिक्विड जो है ये गंधहीन रंगहीन है, पारदर्शी है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है। मतलब कुल मिलाकर गंध के बारे में बताए तो वो गुणवाचक में ही आएगा, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। दिशा जितनी भी हैं, जितनी भी दिशाएं हैं, कोई भी उसमें बचेगी नहीं, सब गुणवाचक में आएगा। मतलब दिशा का नाम नहीं, दिशा की ओर संकेत, दिशा का नाम होगा तब तो संज्ञा हो जाएगा। जैसे उत्तर, उत्तर थोड़े ना गुणवाचक विशेषण। उत्तरी, उत्तर से बना हुआ है उत्तरी, कहते हैं उत्तरी छोर पर जाओ, तो छोर की विशेषता उत्तरी शब्द बता रहा है ना। वैसे ही पूर्वी छोर, पूर्वी देश, पाश्चात्य संस्कृति, तो इस तरह का जो दिशाओं का संकेतन है, दिशाओं के बारे में
आपको संकेत किया जा रहा है कि उस दिशा में बात हो रही है, तो वो दिशाओं का जो यहाँ पर संकेतन है वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। वैसे ही काल यानी समय जितने भी हैं, मतलब उसमें प्राचीन, नवीन, आधुनिक के अलावा साप्ताहिक, मासिक, सुबह का भूला शाम को लौटा, ऐसे वाला जो कहावतें होती हैं, कहने का मतलब जहाँ भी समय की बात होगी, काल की बात होगी, वहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण होगा। स्थान का अगर आभास लगे, जैसे गाँव से जुड़ा हुआ है ग्रामीण, भारत से जुड़ा है तो भारतीय, रूस से है मतलब रूस का नागरिक है तो रूसी, जापानी, बनारसी, देसी विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, जंगल का रहने वाला है तो वन्य, पहाड़ी यानी पहाड़ का रहने वाला, मैदानी, ऐसे कहते हैं ना मैदानी इलाके। अवस्था में जितनी तरह की अवस्था आएंगी उसमें जो उम्र वाले पड़ाव हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो मानसिक दशाएं होती हैं, मनोस्थिति होती है, उसको भी इसी में रखा जाता है। जैसे धीर, गंभीर, अधीर और सहनशील, ये सब मन की दशाएं हैं, मन की अवस्थाएं हैं, तो ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ जो तालिका बनी है इसे जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ें आपने हालांकि पीछे देखी हैं लेकिन थोड़ा सा और अतिरिक्त यहाँ समराइज किया गया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मानव से बना है मानवीय, कुसुम से बना है कुसुमित, न्याय से बना है न्यायिक, इधर वाला विशेषण है, इधर वाला विशेष्य है, हंसने से हंसोड़ा, ये सब हमने देखा था। कृत्सा से कृत्सित हो जाएगा, ठीक है। अभिनय से अभिनय हो जाएगा, चश्मे से चश्मदीद हो जाएगा, डोरा से डोरिये, डकैती से डकैत हो जाएगा। डकैत आपका विशेषण है। ये बाह्य है, एक सेकेंड, ये ब्रह्म है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ब्रह्म है, इससे ब्राह्म हो जाएगा। बुजुर्ग से बुजुर्गाना हो जाएगा, रथ से रथी हो जाएगा, विधवा से वैधव्य हो जाएगा, सखा से सख्य हो जाएगा, वाद से वादी है, अतिक्रमण जो है उससे अधिक्रांत हो जाएगा, और ये अधिक्रमण है तो अधिक्रांत हो जाएगा, मतलब जैसा शब्द रहेगा उसके हिसाब से। अवरोध से अवरुद्ध, अवरुद्ध विशेषण है। अंकुरण से अंकुरणीय, ठीक है। आकलन से आकलित, आरोप से आरोपित, इंद्रिय से ऐन्द्रिक, ईप्सा से ईप्सित, उद्धरण से उद्घृत, उल्लास से उल्लसित, उद्वेग से उद्विग्न, उपलब्धि से उपलब्ध, और उतावली से उतावला, ठीक है। कुछ और बचा था। पय से पयस्वी, यश से यशस्वी, ठीक। आश्चर्य से आश्चर्यित, और यहाँ आप देख रहे हैं उपस्थिति से उपस्थित। नेक्स्ट, लिस्ट लंबी है, एक एक करके देखते हैं। उपचार से उपचारक, उत्तीर्ण से उत्तीर्णित, उपमा से उपमित, उक्ति से उक्त, उपार्जन से उपार्जित, उत्पाद से उत्पाती, उदाहरण से उद्घृत, उपहार से उपहरित, और यहाँ पर उन्मुक्ति है तो उन्मुक्त इसका विशेषण हो जाएगा। उदीची से औदिच्य, उदीची क्या होता है? एक दिशा का नाम है। कौन सी दिशा है? खोज के लिखिएगा, ठीक है। यहाँ कमेंट वाला तो विकल्प है नहीं, तो आप अपनी नोटबुक बनाइए एक छोटी सी, और उसमें शब्द जो आपको कठिन लगते हैं या जिन शब्दों का मतलब नहीं पता होता है उनको सर्च किया कीजिए। इससे आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा, जो कि हिंदी मजबूत करने में सहायता करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम 10 के बाद हिंदी लिखे ही नहीं है, या हिंदी में हमें बेसिक चीज़ें मतलब लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही, हिंदी से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यहाँ की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो रास्ता यही है कि थोड़ी सी हिंदी को मजबूत कर लीजिए, मतलब निष्णात आप मूर्धन्य मत हो जाइए, लेकिन हाँ इतना आपको पता रहे कि कुछ परीक्षाएं जो आपकी हिंदी वाली, मतलब हिंदी का उसमें रोल होता है, उसमें आप अच्छा करें। तो इसके लिए मायने, और समीक्षा अधिकारी में तो अंत तक रहेगा, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। चलिए, तो उदीची और औदिच्य, उदीची का अर्थ पता कीजिएगा। उर्मी और उर्मिल है, देख रहे हैं, उर्मी का मतलब लहर होता है। ऊंचाई का ऊंचा हो जाएगा, ये विशेषण हो गया। ऋतु का आर्तव हो जाएगा, आर्तव विशेषण शब्द है। एशिया से एशियाई, एकांत से एकांतिक, एक से ऐकिक, एकिक नहीं ऐकिक। ओछापन से ओछा, ओछा गुणवाचक विशेषण है, असल में ये अवगुण दर्शाता है। औचित्य से उचित, कांटे से कटीला, और चलिए कंप से कंपित, कलम से कलमी, कहते हैं ना कलमी आम लगाए हैं। और इसके बाद कत्ल से कातिल, ये देख रहे हैं। कलुष से कलुषित, कंगूरे से कंगूरेदार, केसर से केसरिया, कोप से कुपित, कड़वापन से कड़वा, कौम से कौमी, कठिनता से कठिन, और कौटिल्य से कुटिल, कैवल्य से केवल, गोबर से गुबरैला, और गंदगी से गंदा। गवेषण से क्या हो जाएगा? गवेषणीय हो जाएगा। ग्रास से ग्रस्त हो जाएगा। गायन से गेय हो जाएगा। गुंडई से गुंडा हो जाएगा। गणना से गणे है। गुस्से से गुस्सैल है। अब इधर वाले कॉलम को लगे हाथ देख लीजिए, तो गाने से गवैया, चुंबक से चुंबकीय, चौधराई से चौधरी, चाटना से चटोर, ठीक है। चुस्ती से चुस्त, चैत से चैती, चुगली से चुगलखोर, चंचल से चंचलता, चाह से चहेता, चिन्ह से चिन्हित, चंगापन से चंगा, और चेतना से चेतन। छाया से छायादार, छ से छठा, छवि से छबीला, छेद से छेदक, और छेदन से छिन्न हो जाएगा। छिन्न आपका विशेषण शब्द है।
छल से छली हो गया, जुदाई से जुदा हो गया, जोश से जोशीला हो गया, जिस्म से जिस्मानी हो गया और जुठारने से जूठा हो गया, जड़ने से जड़ाऊ हो गया, जांचने से जांच करता हो गया, जुझार से जुझारू हो गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं जोड़ने से जोड़ा हो गया, ये दोनों। जीवन से जीवित, जीव से जैविक, जेब से जेबी, कहते हैं ना जेबी कांच, जेबी शीशा। जुए से जुआड़ी, जोगी से जोगिया, ज्वाला से ज्वलित, जूठन से जूठा, जल्दी से जल्द, जेहन से जहीन, जहीन मतलब बुद्धिमान, और जय से जयी, जल से जलीय, यहाँ आप ध्यान से देखें, जादू से जादूगर, जाल से जाली। अंतिम कॉलम इसका इस पेज का देखते हैं। यहाँ कहा गया झकने से झक्की, ठीक है, झंकार से झंकृत, झंझट से झंझटिया, टिकने से टिकाऊ, टूटने से टूटा, डकैती से डकैत, डंक से डंकदार, डराने से डरावना, डर से डरपोक, डाह से डाही, डालने से ढलवा, ढोलक से ढोलकिया। और आप देखें तेज से तेजस्वी, तंबूल से तंबोली, तंदूर से तंदूरी, तुष्ट से तुष्ट, तेल से तेलिया, तैरने से तैराक, तुंद से तुंदिल, तट से तटीय, तपस्या से तपस्वी, तिरोधान से तिरोहित, तंगी आप देख रहे हैं इससे तंग हो जाएगा और ताजगी से हो जाएगा ताजा, तिलस्म से तिलस्मी हो जाएगा, तुनक से तुनक मिजाज हो जाएगा, तुक से तुक्कड़ हो जाएगा, तुला से तुल्य हो जाएगा, तबाही से तबाह, तरण से तरणीय, तत्परता से तत्पर, तरलता से तरल, तमाशा से तमाशाई, तरुणाई से तरुण, तृष्णा से तृष्णावान, ताकत से ताकतवर, ठीक है। और तलखी से क्या हो जाएगा, तल्ख हो जाएगा। आगे की सूची देख लेते हैं। मूर्ति से मूर्त हो जाएगा, ठीक है, मूर्ति से मूर्त हो जाएगा, मूर्ति आपकी संज्ञा है और मूर्त विशेषण है। मति से मतिमान हो जाएगा, रटने से रट्ट हो जाएगा, रट्टू भी लिख सकते हैं, हालांकि वो आपका दोनों में काम करता है, मतलब संज्ञा के तौर पे भी कहीं कहीं काम आता है, लेकिन आम तौर पे होता है विशेषण, रट्टू तोता, ठीक। लड़ने से लड़ाकू हो जाएगा, लजाने से लजीला हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। लंगोट से लंगोटिया हो जाएगा, लगन से लगावट हो जाएगा, लंठई से लंठ हो जाएगा और लाड से लाडला हो जाएगा। मज़ेदार तरीके से देखिए। लंघन से लंघित हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे थे। रुचि से रुचिर हो जाएगा और रेत से रेतीला। रिहाई से रिहा हो जाएगा, रूढ़ी से रूढ़ हो जाएगा, ये देखिए। लंग से लंगड़ा हो जाएगा, रूप से रूपवान हो जाएगा, रोब से रोबीला हो जाएगा, वंदन से वंदनीय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं वत्स से वत्सल हो जाएगा, वसंत से वासंती हो जाएगा, शिकार से माफ कीजिएगा शिकारी से शिकार हो जाएगा, शरद से शारदीय हो जाएगा, शांति से शांत हो जाएगा, शक से शक्की हो जाएगा, ठीक है। शक आपका संज्ञा शब्द है, शक्की विशेषण है। शान से शानदार हो जाएगा, शहादत से शहीद हो जाएगा, शरण से शरणागत हो जाएगा, शोभा से शोभित हो जाएगा। ये आप शर्त देख रहे हैं तो शर्त से शर्तिया हो जाएगा, और श्रम से श्रमिक, ठीक है। इसके बाद श्रृंगार से श्रृंगारिक है, श्रीमान यहाँ आप देख रहे हैं, श्री से श्रीमान है, संध्या से सांध्य है, संचय से संचित है, संघात से सांघातिक है, संभावना से संभावित है। और यहाँ पर देखिएगा सहकार से सहकारी है, ये लास्ट वाला कॉलम। सरकार से सरकारी, सरकारी विशेषण हो गया। साल से सालाना, सखा से सख्य, संयम से संयमी, स्नायु से स्नायुविक, हराम से हरामी और हर्ष से हर्षित, ठीक है। हित से हितैषी, हिंद से हिंदवी या हिंदी आप कह सकते हैं। और त्रास से, अब हिंदी भाषा का नाम है तो ये संज्ञा है उस लिहाज से, लेकिन हिंद शब्द से बनने वाला ये विशेषण भी है और हिंदवी भी लिखा जा सकता है। और त्रास से त्रस्त हो जाएगा, त्रसित भी लिख सकते हैं। त्रयी से त्रय हो जाएगा, ज्ञात से ज्ञातव्य हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। त्राण से त्राता हो सकता है, त्रुटि से त्रुटित और ज्ञापन से ज्ञापित। तो एक शब्द से कई तरह के विशेषण बन सकते हैं, ये भी एक बात है। अच्छा, ये पेज देखने के चक्कर में ये बीच में रह गया था, है ना, ये एक पेज बीच में रह गया था, इसको दोबारा देख लेते हैं। दोबारा नहीं, पहली बार देख लेते हैं। यहाँ तक हमने देखा था, ठीक है। तलखी से तल्ख तक देखा था और तुतलाहट से तोतले तक देखा था, यहाँ तक हमारा हुआ था। उसके बाद हम सीधे जंप कर गए थे यहाँ इस वाले पेज पे, ठीक है। ये बीच में रह गया था तो इसको देखना आवश्यक है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, देखिए। त्रिश से त्रिषित, ठीक है, ये संज्ञा है और ये विशेषण है। तीखापन से तीखा, गुणवाचक विशेषण। त्वरा मतलब होता है जल्दबाजी या जल्दी, उससे हो गया त्वरित। इसके बाद थके से थकित और थका दोनों हो सकता है। दंपत्ति से दाम्पत्य, देखने से दिखवैया, दौलत से दौलतमंद, दक्षता से दक्ष, दंभ से दंभी, दस्त से दस्तावर और दंड से दंडनीय। दृढ़ता से दृढ़ हो जाएगा और दोष से क्या होगा, दोषी हो जाएगा। दनु से दानव, मनु से मानव, दलन से दलित, दमन से दमित, दबाव से दब्बू, दब्बू आपका विशेषण है। दिवालिया शब्द जो है विशेषण है, दिवाला इसका विशेष्य है। दारिद्र से दरिद्र, दीनता से दीन, दीप्ति से दीप्त, दुख से दुखी, दुर्विनय से दुर्विनीत, दुर्गति से दुर्गत, दुम से दुमदार, ठीक है।
दुमदार विशेषण है। दीवानी से दीवान, दूषण से दूषित, द्रव से द्रवित, दरिया से दरियाई, दर्प से दर्पित और दिमाग से दिमागी। दाढ़ी से दढ़ियल, दाम से दामी, और यहाँ देखें दाखिला से दाखिल, दफ़ा से दफ़ादार, वफ़ा से वफ़ादार, दास्ता से दास, दाग से दागी। दाना आपका विशेष्य हो गया, दानेदार उससे बनने वाला गुणवाचक विशेषण है, और दल से दलीय। अब जरा बीच वाले कॉलम को देखिए, यहाँ पर है धृष्टता, धृष्टता से धृष्ट, धैर्य से धीर, ध्वंस से ध्वस्त, निसर्ग जो आप देख रहे हैं इससे नैसर्गिक, निर्वासन से निर्वासित, नोक से नुकीला, निषेध से निषिद्ध, और नाश से नाशवान, नाम से नामी, नकल से नकलची, नज़दीक से नज़दीकी, नुमाइश से नुमाइशी, न्यास से न्यासी, निद्रा से निद्रालु, नौकरी से नौकर, और न्यूनता से न्यून, निपुणता से निपुण, प्रसाद से प्रसन्न, परतंत्रता से परतंत्र, पुष्ट से पुश्तैनी, प्राचीनता से प्राचीन, प्रसव जो लिखा है इससे प्रसूता। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं प्रौढ़ता से प्रौढ़, प्रेषण जो लिखा हुआ है ना, तो प्रेषण आपका संज्ञा हो गया, मतलब यहाँ विशेष्य हो गया, और उससे बनने वाला प्रेषित। प्रवेश से प्रविष्ट, प्रवास से प्रवासी, पेट से पेटू, पड़ोस से पड़ोसी, परख से पारखी, प्रदान से प्रदत्त, पय से पयस्वी, पहुनाई से पाहुन। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, हाँ, पहुनाई और पाहुन और पहुना ये दोनों आपस में संबंधित है। ये वाला इधर होना चाहिए था, मतलब ये जो शब्द है ना ये इस साइड में होना चाहिए था। क्वामा यहाँ लगा है, यहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। पंगुता से पंगु और पीछे से पिछला, ये आप देख रहे हैं, पीछे से पिछड़ा, ठीक है, पीछा से पिछला, पीछे से पिछड़ा, पहरे से पहरेदार, फेरने से फेरा, फसाद से फसादी। और इधर वाले कॉलम को लगे हाथ देखिएगा, फिक्र से फिक्रमंद, फुर्ती से फुर्तीला, फौज से फौजी, फाल्गुन से फाल्गुनी, बखेड़े से बखेड़िया, बेवफाई से बेवफा, ब्याह से ब्याहता, बुलंदी से बुलंद, बोझ से बोझिल, बिकने से बिकाऊं और बूझने से बुझक्कड़ हो जाएगा, है ना। दबने से दब्बू हो गया, वो पीछे देखा ही था। बोलती से बोलता हो गया, कहते हैं बोलता आदमी है। बुजुर्ग से बुजुर्गाना हो गया, बिहार से बिहारी हो गया, ठीक। मराठा से मराठी हो गया, बाधा से बाधित हो गया, बीच से बिचला हो गया, बुभुक्षा से बुभुक्षित हो जाएगा। इसी क्रम में बुद्धि से बौद्धिक हो गया, भूलने से भुलक्कड़ हो गया, भागने से भगोड़ा हो गया, भ्रंश से भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रंश आपका जो है ना विशेष शब्द है, और भ्रष्ट गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद भाग्य से भाग्यवान, भक्ति से भक्त, भट्टी से भटियारा, मक्षण से भक्षण से भक्षित, ठीक है, भक्षित आपका विशेषण। भवन से भव्य, भलाई से भला, भार से भारी, भवन से भव्य फिर से आ गया, भेद से भेदिया, मन से मानसिक, मन से बनने वाला विशेषण क्या है, मानसिक है। भीख से भिखारी, मर्द से मर्दाना, ठीक। मगध से मागधी और मागध दोनों हो सकता है। मजे से मजेदार, मरने से मरियल, मजाक से मजाकिया, ठीक है, और योग से योगी। तो हमने ये लिस्ट कंप्लीट कर ली है, योग से योगी तक देखा, और इधर वाला हमने पहले ही देख लिया था, मतलब समय से पहले देख लिया था। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्रम होगा वो है अभ्यास का। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। पढ़ने से ज़्यादा मैटर अब ये करता है कि आप कितना इसे अमल में ले आ पाते हैं, यानी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। इनमें से खेलना शब्द से बना हुआ विशेषण क्या है, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी, ये तो एकदम सीधा है, पहचान में आ जाएगा। इसके बाद आप देखें, इसमें से कोई एक शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? अकूत, अकर्ण, अचंड। आचार जो शब्द है ना ये विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब आपके विशेषण है। ये संज्ञा है, मतलब एक खाद्य का नाम है। 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा जो शब्द है इसमें विशेषण कौन सा है आपको बताना है। गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, या फिर संपूर्णतावाचक है, कौन सा है? तो इस तीसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, आवृत्तिवाचक। 100 की आवृत्ति हो रही है ना। इसके बाद चौथे वाले को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, मतलब ये लिहाज से, शब्द रचना के लिहाज से क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये दोनों ही तौर पे काम आता है। नाम के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर विशेष्य हो जाएगा, और अगर पीले रंग को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो विशेषण हो जाएगा। 5th को देखते हैं। विशेष्य शब्द आपको पहचानना है, इसमें से बताइए विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। बाकी सभी विशेषण है, लेकिन इसमें से आपका जो मानस शब्द है वो विशेष्य है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है, विशेष्य विशेषण है। अब इसमें कर्ता से पहले अगर आएगा तो विधेय विशेषण, माफ कीजिएगा, विशेष्य विशेषण हो जाएगा। अब इसमें से आपको देखना है और बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, विधेय विशेषण। ये कर्ता के बाद आया है। घोड़े की विशेषता बता रहा है काला, मतलब काला रंग जो है वो ये बता रहा है कि घोड़ा इस रंग का है।
तो ये विशेष्य हो गया इसका, और उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ है तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। अब ये जो 10वां शब्द है, ठीक, 10वां शब्द, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा विशेषण है? तो 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये क्रमवाचक है, मतलब क्रम से 10वां। कोई आदमी आया है। अब इस वाक्य में विशेषण कैसा है? तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सा आदमी आया है, तभी तो आप कह रहे हैं कोई आदमी आया है। तो ये अनिश्चयवाचक होगा कि निश्चयवाचक होगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से कर सकते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? सीधी बात है, विशेष्य कहा जाता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाता है। इसके बाद यहाँ देखें, वह बहुत खाता है। बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक है। कितना खाता है, मतलब ज़्यादा खाता है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कितना खाता है वो नहीं पता लग रहा है। तो बस हमने समझ लिया कि बहुत खाता है यानी ज़्यादा खाता होगा, कितना नहीं मालूम नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें कि गुणवाचक विशेषण इस्तेमाल हुआ है। देखिए, यहाँ देखें, नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो बाकी जो है वो परिमाणवाचक और संख्यावाचक दिख रहा है, लेकिन जो इसका ए वाला वाक्य है ऊपर ही दिया है, ये एकमात्र है जो कि गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, 12वें को देखिए, सतीश चंचल बालक है। चंचल शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है ना। यहाँ पर विधेय विशेषण दिया है, अगर इसी की जगह पर उद्देश्य विशेषण होता तो हम आराम से उसको चुन सकते थे, क्योंकि चंचल शब्द बालक की विशेषता बता रहा है और वो बालक से पहले आया है, तो वो चीज़ यहाँ है नहीं, तो गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? मानसिक शब्द जो है वो विशेषण है, और ये कौन से शब्द से बना है? तो अभी पीछे हमने देखा था और उसी आधार पर आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? मानस। मानस शब्द जो है ये विशेष्य है, उससे बनने वाला विशेषण है मानसिक। चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द मतलब चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। चारित्रिक जो है वो विशेषण है, इसका मूल शब्द आपसे पूछ रहा है, अर्थात विशेष्य। सही जवाब क्या हो जाएगा? चरित्र। नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है? उचित, 5वां, कुछ और 3। तो इसमें कुछ जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है, दोनों में आ सकता है। 5वां और 3 ये संख्यावाचक में आएगा, क्रमवाचक मतलब उसी के प्रकार में। लेकिन उचित शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ए वाले को चुनेंगे। इसके बाद 16वें को देखते हैं। यहाँ देखिए, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ये देखिए, बताइए इसमें से कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? और सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। सुंदर शब्द जो है ये संज्ञा से नहीं बना है, बाकी जितने हैं वो संज्ञा से ही बने। जैसे श्रीमान है वो श्री नाम की संज्ञा से बना है। दानी शब्द जो है वो दान से बना हुआ है। चमकीला जो है वो चमक से बना है। इसके बाद अब 17वें को देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है और कहा गया कि उत्तमावस्था कहाँ पर इस्तेमाल हुई है। गुणवाचक विशेषण विशेष्य का यहाँ पर उत्तमावस्था में कहाँ इस्तेमाल किया गया? विशेषण की तीनों अवस्थाएं आपको मालूम होनी चाहिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जहाँ एकदम सर्वश्रेष्ठ कह दिया जाता है और उसमें एक विशेषता होती है, तम का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता है, हमेशा हो या आवश्यक नहीं है। तो ध्यान से देखिए इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर तम नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा प्रश्न अच्छा है, मतलब समझने लायक है। ध्यान से देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो बाकी जो है वो किसी काम के नहीं है, आपका ए वाला सही है। मतलब घोषित कर दिया गया कि परमानंद से होशियार इस कक्षा में कोई और नहीं है। अगर सिर्फ यही लिखा होता ना कि परमानंद कक्षा में परमानंद होशियार छात्र है, तो ये एक सामान्य स्थिति हो जाती। तो हम कहते हैं कि विशेषण की यहाँ पर मतलब गुणवाचक विशेषण की मूलावस्था है, इसका कहीं भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा रहा है, लेकिन तुलना हुई है, तभी तो कहा गया है कि सबसे मतलब बाकी जितने हैं उन सभी से होशियार है। तो ये उत्तमावस्था है, एकदम सर्वोत्तम स्थिति पे उसको रखा गया है। तो आवश्यक नहीं है कि तम आए ही। लोग तम और तर के आधार पर पहचानते हैं कि तर अंत में लगा हुआ है तो उत्तरावस्था होगी, तम लगा है तो उत्तमावस्था होगी, लेकिन वो हमेशा रहेगा, ये आवश्यक नहीं, तो समझना पड़ेगा। इसके बाद 18वें को देखें, सौर। सौर जो है ये किस मूल शब्द से बना विशेषण है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 18, करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य से बना है। 19वें को भी देख लीजिए, कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ आग लिखा है, आग्नेय लिखा है, अगिन लिखा है। तो अगिन तो आग को ही कहते हैं, तो ये नाम हो गया है ना। आग्नेय आग से बनने वाला विशेषण है, तो इसका बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़े, 20वें को देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है। अब ये मतलब वह नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा वाक्य को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, कॉमा, बहुत बड़ा ठग है।
अब बताना है कि इसमें कितने विशेषण हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। 4 विशेषण है ना। वह शब्द जो है वो आदमी की विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, तो यहाँ पर आपके घर, अब यहाँ भी एक विशेषण, बहुत और बड़ा, ये दोनों विशेषण है ना। और ठग की विशेषता बता रहे हैं। हालांकि यहाँ अगर आप देखें तो बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रविशेषण वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें गिनकर विशेषण बताना है। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और 21वें को देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। अब बताइए कि दुष्चरित्र शब्द जो है ये कौन से वर्ग में डाला जाए, मतलब इसको संज्ञा हम कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो दुष्चरित्र जो है वो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो जाएगा, वो भी गुणवाचक विशेषण है। उसका लड़का लंबा है, ठीक है। अब यहाँ आप बताएं कि विशेषण क्या है? उसका लड़का लंबा है, बताइए। तो 22वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। लंबा ही इसमें विशेषण का काम कर रहा है। बाकी 23वें को देखें। प्रयोग के आधार पर पांडु अभी फिर से रिपीट हो रहा है, ये दोनों का काम करेगा। नाम के लिए इस्तेमाल होगा, जैसे महाराज पांडु, पांडवों के पिता, तो नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो संज्ञा है। अगर रंग बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पांडु शब्द का मतलब होता है पीला, तो फिर विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ देखें 24वें को, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इसमें विशेषण क्या है? चतुर, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर यानी 4 चोर भाग गए, मतलब आधे चोर भाग गए। तो अब इसमें आपको बताना है कि किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, बताइए। 25 आप देखें, पहले किन में संबंध है उसको छांट लेंगे तो आपको आसानी होगी। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा सी वाला, पुलिस की लापरवाही। इसमें कोई भी, इस पद में जो है ना, कोई भी विशेषण नहीं इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जितने हैं, जैसे बड़े चोर, चोर की विशेषता बड़ा है यानी विशेषण विशेष्य का संबंध है। आधे चोर यानी यहाँ आधा जो मात्रा है वो चोर की विशेषता बता रही है। 8 बड़े चोर, ये भी विशेषता चोर की ही बता रहा है, तो विशेषण विशेष्य संबंध बाकी युग्मों में बना हुआ है। लेकिन जो सी वाला है, पुलिस की लापरवाही, वो अकेला है, उसका कोई संबंध किसी और से नहीं। 26 को देखिए, कौन सा विशेषण है इसमें से? क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही, बताइए। 26 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्रोधी, क्रोधी जो है ये विशेषण है, बाकी जितने हैं वो विशेष्य हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, अब इसमें विशेषण क्या होगा? 27। तो 27 का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, लाखों, ठीक है। लाखों शब्द लोगों की विशेषता बता रहा है तो ये इसमें से विशेषण हो जाएगा। विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब इसमें से आप चुनेंगे किसको? 28, इसका ये ही सही होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, अब इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 संज्ञाएं हैं, ठीक है, मतलब मोहन और विद्यार्थी, लेकिन विशेषता किस संज्ञा की बताई जा रही है ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अच्छा, अच्छा शब्द जो है वो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। मोहन की विशेषता यहाँ कोई नहीं बता रहा है। विद्यार्थी का नाम मोहन है वो ठीक है, लेकिन यहाँ मोहन की विशेषता कोई नहीं बता रहा है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये होगा विशेष्य। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? डी वाले को। इसके बाद अब 30वें को देखिए, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 30वें को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ए वाला यानी उचित। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसको तो आपने पीछे किया था, फिर से रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ देखें, फिर से वही रिपीट कर रहा है, वही पुराना वाला प्रश्न है, ये वाला हमारा सही था। सौर जो है वो सूर्य से बना है, और यहाँ देखें फिर ये वाला प्रश्न भी दोबारा दोहराया गया है, इसका आग्नेय होगा। वह बहुत खाता है, कितना खाता है पता नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। तो चलिए अब इधर वाले में चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि कौन से चीज़ में गुणवाचक विशेषण, ये भी पुराना वाला प्रश्न है, ये भी रिपीट कर चुका है, अभी पीछे ही देखा था। नटखट बालक वाला, ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सतीश चंचल बालक है, चंचल क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है, ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। और देख लीजिए, मानसिक जो है ये किससे बना हुआ है? तो मानस से बना हुआ है, अभी पीछे देखा था। चारित्रिक जो है वो चरित्र से बना हुआ विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो विशेष्य ही कहते हैं, और क्या कहेंगे। चलिए 41 से आगे देखना चालू करते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 41वें को आप देख रहे हैं, तो सही जवाब इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। विशेष्य इसमें अग्नि ही है, बाकी जितने हैं वो तो विशेषण है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है। 42 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पानी। ठीक है, पानी इसमें विशेष्य है, पानी की तो विशेषता बताई जा रही है। इसके बाद 43 को देखते हैं, कौन सा शब्द विशेष्य है?
यहाँ देखें और बताएं। तो देखिए इसे ध्यान से, इसमें 43 में कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा अनासक्ति। अनासक्ति विशेष्य शब्द है, बाकी जितने हैं वो सब अलग अलग विशेषण है, ठीक है, विशेषण के तौर पे देखे जाते हैं। कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है। यहाँ पर देखें, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद दिया है। इसमें से 44 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। विषाद जो शब्द है वो विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो विशेषण है। 45 को देखते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द जो है इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, गुण की विशेषता बताई जा रही है। और आप देखिए सरीखा, सरीखा शब्द देखिए इसमें कौन सा विशेषण होगा? 46। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समुदायवाचक। बहुत सारे लोगों में ही तो तुलना होगी, तो सरीखा शब्द जो है वो तुलनात्मक है, तो तुलनात्मक के लिए ये समुदाय ढूंढेगा, तो समुदायवाचक हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, वह नौकर नहीं आया, इसमें कौन सा विशेषण है? तो वह शब्द नौकर की विशेषता बता रहा है, एक खास नौकर की ओर इंगित कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया, ठीक है। तो वह जो है यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है ना। वह सर्वनाम है और यहाँ वो विशेषण की तरह से काम कर रहा है। ये आवश्यक नहीं है कि विशेषण कोई मूल शब्द ही हो, कभी कभी सर्वनाम भी विशेषण बन जाता है। 48 को देखते हैं, तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? अभी पीछे देखा था क्रमवाचक होता है, ठीक है, मतलब क्रम से आप देख रहे हैं, हर 10वां, तीसरा, दूसरा ऐसे करके आएगा तो वो क्रमवाचक में आएगा। इसके बाद अब चौथाई, चौथाई शब्द जो है इसमें विशेषण बताइए कौन सा होगा? 49 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अपूर्णांक बोधक है, अब कितने की चौथाई है ये पता ही नहीं है, किसकी चौथाई करनी है, मतलब किसका चौथा हिस्सा करना है ये नहीं मालूम है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र। अब इसमें विशेषण क्या है बताइए? तो सही जवाब इसका हो जाना चाहिए डी वाला, मेधावी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है, मतलब यहाँ पर देखिए आपके दो तरह के ज्ञान की परीक्षा हो रही है। एक तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी को आप क्या कहेंगे? मेधावी कहेंगे, है ना। तो उसी के लिए एक शब्द आपको इस्तेमाल करना है, और मजे की बात यह है कि वो शब्द जो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे वाक्यांश के बदले में वो एक विशेषण होगा, बस यही बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेधावी का चयन करेंगे, मतलब इस वाक्य के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल जो शब्द है वो मेधावी, और ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरीके के भी प्रश्न आ सकते हैं, मतलब दो अलग अलग सिलेबस के हिस्सों को ब्लेंड कर दिया गया है। अब इसके बाद 51 की ओर चलते हैं, नीली साड़ी, इसमें कौन सा है? तो सीधा है एकदम, माफ कीजिएगा, इधर सीधे में ही गलतियां होती हैं, गुणवाचक है, मतलब साड़ी का रंग नीला है तो नीला जो है वो गुणवाचक, रंग जितने भी प्रकार के हैं सब गुणवाचक में आएंगे। अब इसके बाद नीचे विशेषण शब्द का आपको चयन करना है, देखें और बताएं। तो 52 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा। पांचवा जो है वो क्रमवाचक विशेषण है, बाकी जितने हैं वो विशेष्य हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से बना विशेषण, अब यहाँ देखें ऋषि जो है वो संज्ञा शब्द है, इससे बना विशेषण क्या होगा? आर्ष हो जाएगा, ये हमने 1000 बार देखा है लिस्ट में। व्याकरण के लिहाज से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताइए? 54 सही जवाब डी हो जाएगा, भय। 55 को देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है इसका आपको प्रकार बताना है, इसमें से कौन सा है? क्रिया विशेषण का अच्छा मतलब क्या होता है? वह विशेषण जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है बल्कि क्रिया की विशेषता बताता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बताइए कौन सा वाक्य ऐसा होगा? 55 सही जवाब इसका ए हो जाएगा। वह बहुत थक गया है, ठीक है, वह बहुत थक गया है। थकना एक क्रिया है, ठीक है, और उसकी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है जो कि असल में तो गुणवाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है क्रिया विशेषण का। इसके बाद अब 56 को देखते हैं, कुछ यहाँ पर बड़ा घर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कौन सा विशेष्य पद है? 56 यानी 56। अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि, इसमें से देखें और बताएं। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, अग्नि, सीधी बात है। जो कठिन है वो आपके उत्तर नहीं है, जो सरल है वही आपका समाधान है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं आपको छांटना है। तो बड़ा घर की विशेषता बता रहा है, छोटा जो है वो आदमी की और नीला वस्त्र की, तो इसमें आराम से आप चुन सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि विशेष्य आपको चुनना है तो काम आसान हो गया, चूंकि यहाँ 3 चीज़ों की बात हो रही है ना, तो 3 एक साथ कहाँ मिलेगा? सी वाले में, घर, आदमी और वस्त्र। अगर विशेषण पूछता तो बड़ा, छोटा और नीला। इसके बाद अब यहाँ 58 को देखते हैं, विशेष्य शब्द कौन सा है? रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति और सीताराम। तो 58 जो है इसका राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, सीताराम। सीताराम विशेष्य पद है क्योंकि नाम है, भगवान राम और माता सीता का नाम है, तो वो संज्ञा है, वो कभी भी विशेषण नहीं हो सकता है। 59 को देखते हैं, विशेषण विशेष्य युग्मों में से एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए?
तो सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और भाव विह्वल, इसमें से कौन सा होना चाहिए? सर्वसुलभ ये विशेषण विशेष्य युग्म नहीं है, बल्कि दोनों ही विशेषण है। सर्व भी विशेषण है और सुलभ भी आपका विशेषण है, तो ये इसमें से बाहर है, बाकी जितने हैं वो सब सही है। प्रश्न संख्या 60वें को देखें, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपासक। श्रेष्ठ शब्द उपासक की विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेष्य आपका उपासक हो जाएगा। इसके बाद 61वें को देखते हैं। कुल मिलाकर 70 अभ्यास के लिए प्रश्न है, जो कि अच्छा खासा है। भले और महान लोग उचित और संयमित बर्ताव करते हैं, तो इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? देखिए, लोग और व्यवहार या बर्ताव, ये दोनों चीज जो है ये विशेष्य है। भला और महान, उचित और संयमित, ये 4 विशेषण हैं, तो उस हिसाब से 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं, तो इसका 61वां जो है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 4 विशेषण और 2 विशेष्य, डी वाला। इसके बाद आप देखें, यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की, ठीक है, गाय की नहीं बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है, तो इसमें बी वाला हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा किसके पहले लगा हुआ है, बस मैटर यही करता है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण कौन सा इस्तेमाल हुआ है? तो गुणवाचक है ना, गुणवाचक ही है। पूज्य जो है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विद्वान भी गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद यहाँ 64वें को देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। तो विषाद जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं वो सब अलग अलग विशेष्यों से बने हुए विशेषण हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं 65 को, एक शब्द आपका विशेषण नहीं है, और वो कौन सा है बताइए? तो मानस शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, इससे बनने वाला विशेषण है मानसिक, बाकी जितने हैं वो विशेषण हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ चलते हैं, देखिए 66वें को, कौन सा विशेषण नहीं है यहाँ भी पहचानना है। तो आगामी, शांत, काला और तुम जो है वो विशेषण नहीं है, तुम सर्वनाम है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से सर्वनाम है। अब ये अलग बात है कि कहीं पर ये सार्वनामिक विशेषण का काम करे तो वो अलग चीज़ है। इसके बाद 67 को देखते हैं, विशेष्य शब्द आपको इसमें से बताना है, ललिता, सुंदर, लंबा, लघु, बताइए विशेष्य इसमें से कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिएगा, सुंदर, लंबा और लघु ये तीनों जो है गुणवाचक विशेषण है, लेकिन ललिता ये नाम है, ठीक है, ललित अगर रहता तो वो गुणवाचक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसमें से ए वाला सही है। 68 को देखते हैं, विशेष्य पद आपको बताना है। तो इसमें उमा, कालिमा, मधुरिमा और महिमा, महान से बना हुआ है महिमा। उमा शब्द जो है इसमें विशेष्य है क्योंकि ये नाम है, ठीक है। और 69 को देखते हैं, यहाँ विशेषण पद आपको बताना है। उपासना, उद्गार, ये उद्गार लिखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ये मतलब है, दोनों मिला दिया है आपस में। उद्गार, आयत, लोचना और वंदना, इसमें विशेषण कौन सा है बताइए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर उद्गार हो जाएगा। और 70वां आप देख रहे हैं, इसमें विशेषण अशुद्ध है किसमें? तो सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, मतलब कहाँ पे आपको इसमें चुनना है, अशुद्धि की तलाश करनी है, कहाँ पे कीजिएगा? तो इसमें शुरुआत में ही गड़बड़ है, विशेषण का जहाँ गलत इस्तेमाल किया गया है वही आपको चुनना है। कहीं भी लिखा नहीं जाता है कि सुंदरी लड़की। अगर आप सुंदरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लड़की या स्त्री का भाव तो छिपा ही है, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है लगाने की। सुंदर लड़की आप लिख सकते हैं, वो सही है। तो यही एकमात्र इसमें गलत था, और यहाँ पर ये क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।